My audio is video। चलिए, तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम चर्चा कर रहे थे। अब उसको हम लोग लास्ट करेंगे, एंड करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर थे शायद लास्ट, जो हमने कल डिस्कस किया था। करेक्ट। चलिए दोस्तों, तो कल मैंने आपको कहा था 1971 का भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, पाकिस्तान इसमें हारा। और कब से बड़ी बात क्या थी, मैं जीरो सम गेम का आपको कहा भी था कि वो एकदम क्लियर कट क्या था, जीरो सम गेम था। यानी कि उसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, भारत की जीत हुई थी। तो सम यानी कि प्लस में कौन रहा, भारत रहा, और माइनस में कौन रहा, पाकिस्तान रहा। तो ये हमने चर्चा की थी। 71 की अगर हम परिस्थितियों की बात करते हैं, यानी कि उस समय की हम कंडीशंस की बात करते हैं, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी दोस्तों क्या थी, भारत के माकूल नहीं थी, यानी कि भारत के फेवरेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी भारत के फेवर में? भारत के फेवर में इसलिए नहीं थी कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान ये आपस में जुड़ चुके थे। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो चीन आज अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा है और अमेरिका से लड़ने की बात करता है कि हम अमेरिका से लड़ेंगे, लेकिन 71 में यही अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। तो इससे भी वो बात क्लियर होती है जो मैंने आपको कहा था कि ना तो विचारधारा, ना आर्थिक मुद्दे, सबसे ज्यादा मुद्दे महत्वपूर्ण क्या होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित और सामरिक हित आर्थिक हित से बड़े होते हैं। तो ये बात पुनः फिर क्या होती है, प्रमाणित होती है कि सामरिक हित मैटर करते हैं, राष्ट्रीय हित मैटर करते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थायी रूप से आपका मित्र नहीं होता और कोई भी स्थायी रूप से आपका शत्रु नहीं होता। जो कल किसी और का था आज वो आपका है, और जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। यही शाश्वत क्या है, सत्य है दोस्तों। तो हमने इस बात को जाना समझा। तो 71 में अब ये वजह क्या थी, क्या कारण था कि अमेरिका चीन आपस में दोस्त हुए थे? इसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल था। पाकिस्तान की वजह से भी दोनों क्या थे, साथ में आए थे। उससे पहले मैं एक दो फैक्ट्स आपको और दे दूं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 1969 में रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर एक वॉर भी हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था, और बॉर्डर पर एक छोटा सा क्या था, वॉर भी हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। देखिए इंटरेस्टिंग बात। और वही रूस और चीन आज दोनों साथ खड़े हैं। 1969 में ये दोनों आपस में क्या कर चुके हैं, लड़ भी चुके हैं। तो अमेरिका ने ये मौका देखा कि भाई, जैसे हम देखें कि भाई साम्यवादी खेमा मजबूत होता अगर चीन किसके अंदर होता, यूएसएसआर के खेमे में होता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता। रशिया और चीन की एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, वो क्या है, आइडियोलॉजिकल ही। यानी कि हम देखें तो मैंने कहा भी था आपको, एक प्राकृतिक मित्र बनने के लिए, यानी कि नेचुरल अलाई बनने के लिए शासन प्रणाली का एक सा होना क्या होता है, जरूरी होता है। हम देखते हैं कि जब आपका रशिया के अंदर भी आपका समाजवादी सिस्टम है तो वही चीन के अंदर भी सिस्टम है। तो ये एक बेस बन जाता है दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती होने का। और काफी लंबे समय तक आप देखेंगे तो दोनों के बीच में ये दोस्ती बनी हुई रही। माओ से तुंग ने बहुत प्रयास किया, हालांकि रूस की ओर से प्रयास हुआ, लेकिन 1969 में दोनों क्या हुए थे, आमने सामने हो गए थे। दोनों के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। तो अमेरिका ने देर नहीं लगाई, और मैंने कहा था कि कोल्ड वॉर में भी क्या था, जीरो सम गेम चल रहा था। उस जीरो सम गेम में भी क्या था कि दोनों ही जो आपके गुट बने हुए थे, यानी कि एक आपका नाटो और दूसरा आपका वर्सा पैक्ट, ये अपने अपने अलायंस को, अपने अपने गुट को बड़ा विस्तार देने में लगे हुए थे।
अमेरिका चाहता था कि दुनिया के मोस्टली देश मेरे गुट में आ जाएं, यूएसएसआर चाहता था दुनिया के मोस्टली देश मेरे खेमे में आ जाएं। तो इसमें अमेरिका कामयाब रहा था किसको, चीन को अपने गुट में शामिल करने के लिए। अब जब ये कंडीशन मैंने बताया आपको कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान एक तरफ हो जाना, अब ये कंडीशन क्या थी, वैश्विक कंडीशन हमारे लिए तो फेवरेबल नहीं थी। हमारे लिए पाकिस्तान हमारा शत्रु, उस समय चीन हमारा शत्रु, आज भी शत्रु है, और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। तो इन परिस्थितियों में हमने नीति यथार्थवाद को अपनाया। सेना को हमने क्या किया, व्यापक किया, यानी कि सेना का हमने विस्तार किया, जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ। 71 का दोस्तों वॉर इसी समय हुआ, उसमें बहुत बड़ी सहायता हमको मिली, किससे, जो हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, उसकी वजह से हमको क्या बहुत ज्यादा क्या दोस्तों बेनिफिट हुए। फिर हमने दोस्तों परमाणु परीक्षण किया 1974 में, ये शायद मैंने कल बता दिया था आपको। 1974 में जो हमने परमाणु परीक्षण किया, इसको हमने कहा हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेंगे, अर्थात हमने 74 में परमाणु बम नहीं बनाया, केवल हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को हमने शुरुआत की। ये वर्ल्ड का पहला देश था जिसने इस प्रकार शांतिपूर्ण कार्य की बात कर परमाणु विस्फोट अपने किए थे, यानी कि परमाणु अपने टेस्ट किए थे। इस समय दोस्तों में सिक्किम को अपना हिस्सा बनाया। इसके अलावा आपका एलटीटी में हमारा हस्तक्षेप माना गया कि जो एलटीटी जो आपका श्रीलंका के अंदर खड़ा हुआ, इसमें बड़ी बात मानी गई कि रो के द्वारा ही वो क्या था, स्टैंड किया गया। और ये बात ओपनली सामने भी आ गई कि जिस समय श्रीलंका की आर्मी लिट्टे के अगेंस्ट एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही थी, और एक जाफना पेनिसुला, मैं जब श्रीलंका बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो वहां पर एक पूरे आइलैंड पर पूरे एलटीटी के बड़े संगठन को, बड़ी संख्या को वहां पर घेर लिया था। तो उस समय हमारी फोर्सेस के द्वारा एलटीटी को सपोर्ट दिया गया। और सपोर्ट में ये नहीं कह रहा हूं कि वहां वेपन दिए गए थे, जो बाद में एक्सेप्ट भी किया गया कि हमने खाने के पैकेट, पानी की बोतल वगैरह डलवाई थी। तो इन बातों से कहीं ना कहीं, और एलटीटी एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहा है हमारे तमिलनाडु के साथ में। तो जब मैं श्रीलंका बताऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा कि क्या कारण था एलटीटी को लेकर, लेकिन ये भारत के ऊपर इश्यूज रहा। बाद में फिर आपके राजीव गांधी जी द्वारा ऑपरेशन पवन चलाया गया, वहां पर भेजा गया, वो भी एक इश्यू बना रहा हमेशा। फिर दोस्तों सियाचिन संघर्ष हुआ। सियाचिन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1984 में हुआ, और कहा जाता है कि 1999 में जो कारगिल हुआ था वो सियाचिन का ही बदला लेने के लिए किया गया था। परवेज मुशर्रफ का आपने नाम सुना होगा। परवेज मुशर्रफ उस समय सियाचिन वाले कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर की भूमिका में थे, और बाद में फिर यही आपके पाकिस्तान के सेना के चीफ बने। तो उन्होंने कहा था कि सियाचिन में भारत ने हमसे सियाचिन लिया, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया था, उधर पाकिस्तान ने ऑपरेशन अब्बाबील चलाया था। तो हमको जानकारी मिली कि ऑपरेशन अब्बाबील चलाया गया किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। तो बदले में हमने क्या किया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन के ऊपर हमने नियंत्रण किया। तभी से सियाचिन पर हमारी फोर्सेस क्या है, तैनात हैं। और जो आज भी क्या है हमारे बीच में तनाव का मुद्दा है, सियाचिन को लेकर भी। बांग्लादेश का निर्माण कराया यूएसएसआर का, उस समय विघटन हुआ 90s में। जब दोस्तों 90 में यूएसएसआर का विघटन होता है, तो ये तो मैंने आपकी बातें बोली यथार्थवाद की ओर। अब 90 में यूएसएसआर का क्या हुआ, क्लैप्स हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ, 15 भागों में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर का राजनीतिक उत्तरदायी जो बना, उत्तरदायित्व जिसने लिया वो रशिया ने लिया। अब रशिया क्या था दोस्तों, आपका सामरिक रूप से, हाँ मुझे याद आ गया दोस्तों जब मैं वो बता रहा था परमाणु पे, मुझे याद आया, वैसे याद नहीं आया था, चलिए कोई इशू नहीं। हाँ, तो रशिया जो था दोस्तों आपका आर्थिक रूप से क्या हुआ, कमजोर हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि आर्थिक की बजाय सामरिक रूप से, राजनीतिक रूप से रशिया क्या था, जो का तो क्या था, वो मजबूत बनकर रहा, उसमें कमी नहीं है। यानी कि हम देखें तो एटॉमिक वेपन की संख्या पूरी सब रशिया को मिली, और किसी कंट्री को नहीं मिली। एटॉमिक वेपन शायद रशिया के पास रहे। तो तमाम तरह का जो हम बात करें, सामरिक रूप से बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें, या हम बात करें मिलिट्री रूप से बात करें, तो रशिया मजबूत था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। अब जैसे आपका यूएसएसआर 15 भागों में टूटा, और मैंने आपको बार बार ही बोला है कि हर देश की प्रथम प्राथमिकता यही होती है कि वह अपने एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को क्या रखे, बनाए रखे। अगर किसी भी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी खतरे में आती है, तो फिर उसका देश का कोई मतलब नहीं बनता, राष्ट्रीय हित उसके क्या खतरे में आ गए। यूएसएसआर के साथ यही हुआ।
तो जब यूएसएसआर क्लैप्स हुआ तो ये माना जाए कि पूरी जो विचारधारा है, समाजवाद विचारधारा, वो क्या है, बेकार की विचारधारा है, उसमें कोई दमखम नहीं है, क्योंकि उस विचारधारा के कारण यूएसएसआर अपने आप को बचा नहीं पाया। तो हुआ ये कि यानी कि जो समाजवाद का झंडा लेके जो देश चल रहा था, जैसे ही उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, होने के बाद पूरी दुनिया किसकी ओर दौड़ी, उदारीकरण की ओर दौड़ी। और जो ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे, उन्होंने भी मोस्टली ने क्या किया, जो पहले यूएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि वर्सा पैक्ट का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया, किसको, नाटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी उदारवाद, पूंजीवाद को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आपका जो यूएसआर से अलग होकर कंट्री थे, उन्होंने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया, किसको, यूएसएसआर के बजाय नाटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, नाटो के साथ संधि करना शुरू कर दी। अब हम लोग 71 से लेकर 91 तक जो हमने 20 साल की ट्रीटी की थी यूएसआर के साथ में, फ्रेंडशिप ट्रीटी, क्योंकि हम देखते हैं 71 में जो अमेरिका और चीन दोनों की दो दोस्ती हो गई, तो अमेरिका की दोस्ती होने का मतलब क्या था कि नाटो की दोस्ती किससे हो गई, पाकिस्तान की हो गई। तो यानी कि जो वेस्ट कंट्रीज थे उनसे तो हमारा क्या हुआ, एक रिलेशन में ब्रेकअप हो गया। अब 91 में जब हम देखते हैं कि यूएसआर के टुकड़े हो जाते हैं, उधर अमेरिका हमसे दूर है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले रह गए, हमको बहुत अकेलापन फील होने लगा। तो तब हमने क्या किया, विदेश नीति को क्या किया, प्रैग्मेटिव किया, यानी कि उसको हमने क्या किया, एक तरह से व्यवहारिक सा बनाया कि अब हम पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे और सिद्धांतों पर नहीं, हम व्यवहारिकता पर, यानी कि जो होना चाहिए उस पर ज्यादा बल देंगे। जब मैं बात करता हूं कि सिद्धांतों पर नहीं, व्यवहारिकता पर ज्यादा बल देंगे, तो मैंने आपको शायद बताया था कि म्यांमार में उस समय जुंटा गवर्नमेंट हुआ करती थी, और जुंटा गवर्नमेंट के साथ हमारे 90 तक देखेंगे आप तो अच्छे संबंध नहीं थे। यानी कि जुंटा गवर्नमेंट अगर हम बोलते हैं तो जुंटा गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब मिलिट्री का उच्च, यानी कि जो उच्च स्तरीय जो उसका पूरा पूरा संगठन होता है, जब वो किसी देश को कंट्रोल करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते हैं कहीं पर कि सैनिक शासन की हम बात कर रहे हैं, तो सैनिक शासन में कई प्रकार होते हैं, उसमें एक होता है जुंटा गवर्नमेंट। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, तो वो एक अलग अलग तख्ता पलट होता है, वो सैनिक शासन आया, लेकिन कैसा, एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण, सेना प्रमुख के हाथ में। लेकिन जुंटा गवर्नमेंट में क्या होता है, जुंटा गवर्नमेंट का अर्थ होता है कि जब सैन्य जो उच्च वर्ग है या जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनके पूरे संगठन कमेटी के पास में, संगठन के पास में जो 5-10 की जो भी समिति वहां बनती है, उसके हाथ में पावर का आ जाना, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, उसको बोला जाता है जुंटा गवर्नमेंट। यानी कि 4-5-6 लोगों की जो कमेटी बनती है उसके हाथ में पावर है, उसको जुंटा गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जुंटा गवर्नमेंट तक दोस्तों 90 तक हमने संबंध ही नहीं बनाए, यानी कि 62 में यहाँ पर जुंटा गवर्नमेंट आई थी, कूप हुआ था, कूप के बाद हमारे 62 से पहले संबंध थे, 62 के बाद संबंध नहीं रहे थे, लेकिन हमने म्यांमार से संबंध बनाने शुरू किए। हमने दोस्तों जहां भी देखा, चाहे हम लोग बात करें किसकी, हम बात करते हैं आपकी किसकी, इजराइल की बात करते हैं, इजराइल के साथ हमारे कोई भी रिलेशन नहीं थे, हमने 92 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए इजराइल के साथ। और ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक मैं दो चीज आपको बता दूं, जैसे ताइवान है, तो ताइवान के साथ दोस्तों अभी तक भी हमारी एम्बेसी नहीं है। अगर किसी भी देश में हमारी एम्बेसी नहीं है, तो आप मानकर ये चलिए कि उस देश के साथ हमारे औपचारिक संबंध, राजनयिक संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं है। सामरिक संबंधों की तो बात छोड़ दीजिए, हाँ, उन देशों के साथ हमारे क्या हो सकते हैं, अनौपचारिक संबंधों की अगर हम बात करें तो आर्थिक संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक, राजनयिक यानी कि कूटनीतिक, सामरिक संबंध नहीं हो सकते। तो जैसे ताइवान के साथ अभी हमारे क्या आर्थिक संबंध हैं, राजनीतिक और राजनयिक संबंध नहीं है। तो जहां पर जिन देशों के साथ केवल हमारे आर्थिक संबंध होते हैं, तो वहां पर देशों के आपस में क्या होता है, कॉन्सुलेट होते हैं, यानी कि वहां पर एक दूसरे देशों में क्या होते हैं, कॉन्सुलेट खोलते हैं, ये ध्यान रखिए, कॉन्सुलेट खोलते हैं। जबकि जिन देशों में आपके संबंध होते हैं, वहां पर आपके क्या होती है, एम्बेसी खुलती है। और एक बात और, अगर किसी देश के साथ हमारे राजनीतिक, कूटनीतिक संबंध सब कुछ है, सामने सब कुछ संबंध है, तो उसका काउंसुलेट भी हो सकता है और उसका एम्बेसी भी हो सकता है। एम्बेसी हमेशा एक ही होता है, काउंसुलेट कई सारे हो सकते हैं। अमेरिका का काउंसुलेट भारत में बहुत सारे हो सकते हैं, भारत के भी काउंसुलेट अमेरिका के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, याद रखिएगा। और एक बात मैं एक शब्द और बता दूं आपको, एम्बेसी में रहने वालों को एम्बेसडर कहा जाता है, लेकिन एक शब्द और है, आपने सुना भी होगा, हाई कमिश्नर,
उच्चायुक्त आपने सुना होगा शब्द उच्चायुक्त। तो जो ये उच्चायुक्त शब्द है, हाई कमिश्नर शब्द है, ये दोस्तों जो कॉमनवेल्थ, आपने नाम सुना होगा CW कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे को उच्चायुक्त बोलते हैं। और कॉमनवेल्थ कौन सा संगठन है? जहां पर ब्रिटेन की जो जो कॉलोनी रही थी, तो ब्रिटेन ने उन सबका एक संगठन बनाया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सीमा आप क्या लिख रही हैं? एमबीसी क्या है बेटे? एमबीसी क्या होता है? मैं एम्बेसी बोल रहा हूं, दूतावास। एम्बेसी दूतावास बोल रहा हूं। आप फुल फॉर्म लिखिए, एम्बेसी, एम्बेसी दूतावास, है ना, दूतावास। चलिए, तो हमने अपनी विदेश नीति को दोस्तों क्या किया? हमने अपनी विदेश नीति को किया कि हम अपनी विदेश नीति को क्या करेंगे? प्रैग्मेटिव करेंगे। और हमने पूरा उसको क्या क्या प्रैग्मेटिव किया। हमने अफ्रीकन देशों के साथ संबंधों को निर्माण करना प्रारंभ किया, लैटिन अमेरिकन देशों के साथ संबंधों का निर्माण प्रारंभ किया, एशिया देशों के साथ हमने अच्छे संबंधों का निर्माण प्रारंभ किया। पूर्व की ओर देखो नीति, यानी कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको हमने क्या क्या अडॉप्ट किया? नरसिंह राव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इजराइल के साथ हमने क्या किया? राजनयिक संबंध स्टैब्लिश किए। म्यांमार सेना के साथ बेहतर, ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत जो बोलता था, पहले सिद्धांतों की बात भारत ज्यादा करता था। क्या बोलता था? कि जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर आपका डिक्टेटरशिप हो रही है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस हो रहा है, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अब भारत की विदेश नीति क्या हो रही है? प्रैग्मेटिव हो रही है। दोस्तों हमने यहाँ पर 98 में क्या किया? अपना एटॉमिक टेस्ट किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जानिएगा। हमने क्या किया? अपना 98 में हमने क्या किया? अपना एटॉमिक टेस्ट किया। क्या मतलब दोस्तों एटॉमिक टेस्ट करने का? एटॉमिक टेस्ट का मतलब यह था कि 74 में जो हमने टेस्ट किया था दोस्तों, वो जो टेस्टिंग थी उसके अंदर हम परमाणु बम नहीं बना सकते थे। लेकिन जब 98 में हमने टेस्ट किया तो हमने अपने एटॉमिक वेपन तैयार किया, एटॉमिक वेपन हमने बनाया। अब एटॉमिक वेपन बनाते ही हम पर प्रतिबंध लगे, और प्रतिबंध तो बड़े भयंकर प्रतिबंध भी लगे। अमेरिका तो एकदम तन आ गया, है ना, आप देखा भी होगा। अमेरिका को सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर आया कि भारत ने मेरा जो सैटेलाइट है उसको फेल कर दिया, ऐसा कैसे टेस्ट कर लिया। उस पर अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। और एक मूवी मैं देख रहा था, कभी समय मिले देख लीजिएगा आप लोग भी, मीन्स के बाद देखिएगा, अभी नहीं। परमाणु, मूवी का नाम है परमाणु, देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो उसमें इस चीज को दिखाया गया, बताया गया कि भाई ये जो है आपका, उसमें क्या स्थिति हुई थी 95 में। पहले भी एक बार टेस्ट किया था, पकड़ लिया था सैटेलाइट ने, फिर वो रुक गया। तो 98 में दोबारा मैंने टेस्ट किया। बुद्धा स्माइल अगेन, है ना, बुद्धा स्माइल अगेन। अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगाए, 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाए। इवन जापान जैसा देश जो हमारा हमेशा हमारा मित्र बना रहा, उसने भी हम पर इतना गुस्सा हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि जहां जहां वो हमको फंड कर रहा था, जिन जिन एरिया में फंड कर रहा था, उसने वो सारी फंडिंग रोक दी कि हम भारत को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं भारत को किसी और काम के लिए, लेकिन भारत क्या कर रहा है? उस पैसे को कहीं और लगा रहा है। तो हम भारत को अब पैसा नहीं देंगे। ये स्थिति जापान ने बना दी। यानी कि जिधर देखें उधर से हमको क्या हुआ? एकदम दरकिनार, एकदम से क्या हुआ? एकदम मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बाइकाट से कर दिया हो, अकेला से छोड़ दिया गया हो। कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने ही हमारा परमाणु कार्यक्रम स्टार्टिंग में शुरुआत किया था। हम बात करें 1947 की बात करते हैं, तो यही अमेरिका है जिसने हमारा परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ करवाया था थोड़ा बहुत, और बाद में फिर यही पूरा एकदम तमतमा गया। और जैसे ही हमारा परमाणु कार्यक्रम, परमाणु टेस्ट हुए, एटॉमिक टेस्ट हुए, तो एटॉमिक टेस्ट होते ही हमने अपनी पॉलिसीज को क्या डिक्लेयर किया? हमने कहा कि भारत की जो परमाणु नीति होगी, वो परमाणु नीति क्या होगी? हमने सिंपल बोला, विश्वसनीय, एक तो विश्वसनीय, न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, ये हमने नारा दिया। यानी कि क्रेडिबल मिनिमम एटॉमिक डिटरेंस प्रोग्राम। तो हमने इस कैपेबिलिटी को क्या किया? डेवलप किया। यानी कि कैपेबिलिटी में डेवलप क्या की कि जो क्या होगी, पहली बोला क्या मैंने? विश्वसनीय। इस शब्द को समझिएगा, विश्वसनीय का अर्थ क्या है? क्रेडिबल। क्रेडिबल का अर्थ यह है दोस्तों कि सही समय पर सही दिशा में। मैं एक मूवी देख रहा था कि उसमें एक जो पिस्टल, जो देसी पिस्टल जिसको तमंचे बोलते हैं, वो चलाता कहीं है, लगता कहीं है।
चलाता कई है, लगता कई है, तो वो विश्वसनीय नहीं है। हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है, हमारे जो एटॉमिक वेपन है, वो क्या है दोस्तों, आपके एकदम से विश्वसनीय हैं। यानी कि आपके क्या है, पूरे 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 विश्वास से, यानी कि जिधर हम दागेंगे, जिस दिशा में चलाएंगे उस दिशा में चलेगा, और दूसरा जहां पर हिट करेंगे वहीं पर हिट करेगा। इसको बोला जाता है क्रेडिबल। बात समझ में आ गई? सही समय पे लगेगा, यानी जितने समय में मारना तो समय पे मारेंगे, सेकंड, और सही डायरेक्शन में जहां पे मारना उस डायरेक्शन में हम लोग मारेंगे, इधर उधर नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है विश्वसनीय। दूसरा बोला गया न्यूनतम, मिनिमम। हालांकि अभी ये न्यूनतम वाला क्लोज हटा दिया गया है, अब ये न्यूनतम वाला यानी कि मिनिमम वाला क्लोज नहीं है, अब हम ज्यादा भी बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं दोस्तों आपका मिनिमम का अर्थ क्या था उस समय जो लगाया गया 98 में जो बताया गया, हमने कहा कि हम मिनिमम बनाएंगे, हम परमाणु हथियारों की होड़ में नहीं लगेंगे। यानी कि हम परमाणु हथियारों की दौड़ में नहीं जाएंगे, हमें हथियार का जखीरा नहीं बना लेना है कि जैसे अमेरिका ने 5000 एटॉमिक वेपन बनाए हुए हैं, रशिया ने बनाए हुए हैं, चीन ने हजारों बनाए हुए हैं। इवन तो आश्चर्य बात यह है कि पाकिस्तान ने हमसे ज्यादा एटॉमिक वेपन बनाए हुए हैं। हम उस होड़ में नहीं जाएंगे, हम तो केवल इतने एटॉमिक वेपन बनाएंगे जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, सामरिक हित में है। हम केवल उतने ही अपने एटॉमिक वेपन बनाएंगे। तो हमने मिनिमम की बात की कि हम मिनिमम क्या करेंगे, अपने पास में रखेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया ये मिनिमम वाला जो क्लोज है वो हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब मिनिमम वाला क्लोज हमारे पास में दोस्तों नहीं है, इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। यानी कि मिनिमम की बात हमने हटा दी है, मिनिमम का क्लोज हम हटा दिया है। और ये भी हटाया 2019 में, आपको याद होगा जब ये पूरा पुलवामा अटैक के बाद बातें हुई थी, उस समय ये वाला क्लोज हटाया गया था। हाँ एकदम सटीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब उसका दोस्तों क्या था आपका एटॉमिक वेपन। अब एटॉमिक वेपन के बाद अगला शब्द क्या आपका प्रतिरोधक, यानी कि डिटरेंस। इतना हमारे पास में क्या होगा, प्रोग्राम होगा कि कोई हम पर अटैक ना कर सके। देखिए दोस्तों एक सिंपल सी बात यह है कि अब ये माना जाता है कि अगर किसी देश के पास में एटॉमिक वेपन है, किसी देश के पास में अगर एटॉमिक वेपन है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी देश उस पर अटैक करते हुए 10 बार सोचेगा। क्योंकि उसको पता है, मान लीजिए आज यूक्रेन के ऊपर रशिया कह रहा है कि तुम पर एटॉमिक वेपन यूज कर देंगे, तो अमेरिका क्या कहता है कि अगर रशिया ने एटॉमिक वेपन का ऑप्शन सोचा तो इसके परिणाम घातक होंगे। क्योंकि अमेरिका के पास में एटॉमिक वेपन है, रशिया के पास में एटॉमिक वेपन है, यूक्रेन के पास नहीं है। अगर यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा ना हो सकता है कि रशिया एटॉमिक वेपन यूज कर दे, वहां पर लॉन्च कर दे। जब चीन बोलता है कि ताइवान को हम अपने मिलाकर रहेंगे, वन चाइना पॉलिसी है, तो तत्काल अमेरिका कहता है कि ये मेरे न्यूक्लियर डिटेंस के अंदर है, यानी कि मेरे परमाणु अम्ब्रेला, परमाणु छाता के अंदर है। तो वो क्या किसके बारे में बोल रहा है अमेरिका? जो अमेरिका बोल रहा है नहीं, परमाणु कार्यक्रम। जिसमें मैंने कहा था कि अगर किसी देश के पास में एटॉमिक वेपन ना हो तो वो क्या कर सकता है, न्यूक्लियर किसी का ले सकता है, अम्ब्रेला ले सकता है, तो उसको छाते में ले लेना, यानी कि उसके अपने अंडर ले लेना, उससे कंडीशन में आ जाता है। तो जब हमने एटॉमिक वेपन बना लिया, इसका मतलब कंफर्म हो गया, हम पर अटैक होने की संभावना बहुत ही कम है, और अब तक हुआ भी किसी देश के ऊपर नहीं है, क्योंकि एटॉमिक वेपन है। वो हम पर मारेगा, हम उस पर मारेंगे, तो खत्म हो जाएंगे दोनों। तो फिर क्या मतलब है हार और जीत का? खुद को मारकर दूसरे को मारा तो मरने का मतलब क्या रहा, है ना? उस तरह का मतलब नहीं होता, किस तरह का यूज नहीं होता। इसी के साथ हमने एक पॉलिसी और लगाई जब हमने पूरा प्रोग्राम, तो हमने नई पॉलिसी के अंदर जोड़ी अपने परमाणु नीति के अंदर, परमाणु पॉलिसी, एटॉमिक पॉलिसी के अंदर। वो था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, चीन ने भी ये पॉलिसी लगाई हुई है कि नो फर्स्ट यूज। चीन भी कहता है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये हमेशा क्या रही है, विवादों में रही है। इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। कई कंट्री आज हमको कहते हैं कि भाई ये थोड़ा सा क्लियर करो, आप नो फर्स्ट यूज जो लिखते हैं इसका अर्थ क्या है, मीन क्या है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आप पर अटैक किया और आपके ऊपर अटैक हो गया, अटैक होने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको प्रतिक्रिया दे रहे हो। ये तो उसको प्रतिक्रिया देने के लिए आप बचेगी नहीं, तो प्रतिक्रिया देंगे कैसे?
भाई मान लो चीन के पास में 100-200 एटॉमिक वेपन है, 1000 के करीब उसका वेपन है, उसने 1000 बटन एक साथ दबा दिए और आप पे सारे आगे गिर गए, और ऐसे गिरे कि आपके जो जो एटॉमिक वेपन जहां लगे उनके ऊपर भी आगे गिर गए, उसने स्ट्रैप से लगाए, तो फिर क्या करोगे? अब नो फर्स्ट यूज आपने बोल दिया, तो कैसे उनको भाई आप अब यूज करने लायक ही नहीं रहे, आप तो खत्म हो गए, अब यूज कौन करेगा फिर उनको? और फिर मैं कहता हूं यूज करने का फायदा क्या हुआ? तुम तो मर गए ना, अब तुम्हारे मरने और दूसरा मरता है, उससे क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? तो ये आज भी क्या है, विवादों में है। इसको लेकर भारत सरकार ने, हालांकि आप जान ही रहे होंगे, जब पुलवामा अटैक हुआ क्या बिल्कुल माहौल बन गया था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो हमारी तरफ से बोल दिया गया था कि भैया क्या है, हो सकता है कभी भी हम क्या कर दें, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का जो हमारा क्लोज है उसको हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें। हालांकि अब तक हटाया नहीं गया है, तो इसके ऊपर एक हमेशा विवाद बना रहता है, वो अभी तक हमने हटाया नहीं है। तो चलिए, ये तो एक विषय हो ही गया, लगाए रखा है। अब जितने भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो आपके पूरे वेपन हैं, जिनको हम लोग घातक नरसंहार हथियार बोलते हैं, यानी कि मास, मतलब आप मास में सब वेपन्स को उनको बोलते हैं आप, तो ये 3 तरह के दोस्तों वेपन होते हैं। एक तो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, केमिकल वेपन होते हैं, और एक आपका बायोलॉजिकल वेपन होते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बायोलॉजिकल वेपन भारत ने कभी नहीं बनाए। हमारे कलाम साहब ने भी कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि भारत कभी भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएगा। भारत ने क्यों कहा कि हम बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएंगे? भारत का कहना यह था कि बायोलॉजिकल वेपन हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी होते हैं। केमिकल वेपन को भी जब यूएनओ ने पूरे दुनिया से अपील की कि सब देश अपने केमिकल वेपन का डिस्ट्रॉय करेंगे, तो भारत उन अग्रणी राष्ट्रों में से एक था जिसने अपने केमिकल वेपन को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो भारत ने भी अपने केमिकल वेपन को दोस्तों डिस्ट्रॉय किया था। तो ये हमने बात की परमाणु। और फिर आपका हमारे पास समझ क्या है कि न्यूक्लियर वेपन है और केमिकल वेपन है। केमिकल वेपन बहुत ही कम मात्रा में है और न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन न्यूनतम का क्लोज हटा दिया है। इसका मतलब भविष्य में हम ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो अब थोड़ा सा भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, यानी कि जो एटॉमिक पॉलिसी है, इसको हम देखें। 74 से पहले यही भारत था जो बोल रहा था कि डिसआर्मेंट होना चाहिए, कोई भी कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। पहली बात ध्यान सुनिएगा। अब यही कंट्री है जो 74 में क्या कर रहा था, अपना टेस्ट कर रहा था। हालांकि वो टेस्ट क्या था, पीसफुल वर्क के लिए था। उसके बाद आप देखिए कि राजीव गांधी भी जब यूएनओ गए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो यूएनओ में आप जानते हैं सितंबर में जनरल असेंबली उसकी समिट होती है। समिट में जाके हर देश का शासन अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्र अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष जिसको आप बोले, राष्ट्र अध्यक्ष हम बोले तो दोस्तों प्रेसिडेंट होता है या किंग होता है, और शासन अध्यक्ष कौन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार का हेड होता है। तो वो जाकर अपना स्पीच देते हैं। कई देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष एक ही होता है, कई देशों में अलग अलग होते हैं। तो स्पीच देते हैं, तो वहां पर राजीव गांधी जी फिर जाकर डिसआर्मेंट की बात करते हैं कि भाई सभी दुनिया को अपने परमाणु हथियार खत्म कर देने चाहिए। भारत आज भी इस बात को कहता है कि परमाणु हथियार खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन कब? जब आप सब लोग भी करेंगे तो हम भी खत्म करने को तैयार हैं। हम उसको प्लेन पेपर पर साइन करने को तैयार हैं कि हम खत्म करने के लिए रेडी हैं, लेकिन पहले आप भी खत्म करें। क्योंकि हमने अपना परमाणु प्रोग्राम जो बनाया, हमारे परमाणु प्रोग्राम हमारी सुरक्षा की चिंताओं को लेकर था। जैसे मैंने आपको कहा कि 62 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध में चीन ने भारत को हराया। भारत को हार जाने के बाद 63 में पाकिस्तान से चीन ने जमीन ली, ससगांव वैली को लिया, और लेने के बाद 74 में चीन ने टेस्ट कर लिया। अब मैंने कल इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई देश, आपकी कोई भी व्यक्ति आपके गांव में हो, मोहल्ले में हो, आपकी जमीन पर कब्जा कर ले लाठी के दम पर, आप उसे छीन ना पाए और जबरदस्ती वो आपके कब्जा कर ले और अगले दिन वो राइफल लेकर आ जाए, तो ये तो क्या हो गया, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर कब्जा करने का पूरा इरादा है, तभी वो राइफल लेकर आए ताकि वो दूसरा बंदा बोल ही ना पाए। तो हमारी सुरक्षा चिंताओं के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने एंटी लिया और पाकिस्तान ने क्या कहा, हम तो नहीं चाहते थे एटॉमिक टेस्ट करना, लेकिन भारत ने पूरे दक्षिण एशिया के संतुलन को क्या किया, बिगाड़ दिया है। और हमें अपनी सुरक्षा के लिए, हमें भारत से अपनी सुरक्षा के लिए एटॉमिक वेपन चाहिए।
और हमने जब टेस्ट किए, आप देखिए मिड मई में हमने टेस्ट किए, तो पाकिस्तान ने टेस्ट मई एंड में किए। तो आज भी इस बात पे आश्चर्य होता है कि भाई आप यानी कि पहले से तैयारी कर रहे थे, आप पहले से तैयारी कर रहे थे। कुछ तो ये तक कहते हैं कि पाकिस्तान पहले ही टेस्ट कर चुका था, हमारे टेस्टिंग बाद में हुई है। और आप सोचिए कि हमको तो टेस्टिंग करने में इतना दिन लगा, इतना समय लगा, तो तुमने क्या पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी कि 15 दिन में फटाफट तुमने टेस्ट कर लिया? एटॉमिक वेपन है, कोई मजाक थोड़ी ना है कि वो पटाखा फोड़ना है, पटाखा थोड़ी ना है। एटॉमिक वेपन के लिए समय लगता है, टाइम लगता है, आपने पहले से तैयार किया हुआ होगा। वो तो आप बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे भारत करे फिर हम लोग करें, उन्होंने किया। तो इसको लेकर क्या हुआ कि दक्षिण एशिया के अंदर या पूरे एशिया के अंदर 2-3 देश क्या हो गए, आपके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए। पाकिस्तान को लेकर दुनिया चिंतित रहती है। चिंतित क्यों रहती है? क्योंकि एक फेलियर स्टेट की तरह व्यवहार करता है। आतंकवाद का आप मान लीजिए कि एक सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर बन चुका है टेररिज्म का। तो हमेशा डर लगता है कि जो ये आपके एटॉमिक वेपन हैं, इस प्रकार के जो न्यूक्लियर वेपन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसके हाथ में चले जाएं, टेररिस्टों के हाथ में चले जाएं। और आपने एक मूवी देखी होगी, कभी समय मिले देखिएगा, द हीरो। बड़ी प्यारी मूवी है, दिल में है प्यार बड़ी प्यारी मूवी। सन्नी देओल जी इसमें है, प्रीति जिंटा। तो उसमें चीज दिखाया हुआ है, बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट दिखाया हुआ है। तो उसने पूरा यानी कि जो एशिया का एक संतुलन था उसको क्या बदल दिया। और एटॉमिक वेपन से क्या हुआ, पाकिस्तान आज की तारीख में आप देखें तो जब भी कोई विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है तो पाकिस्तान सबसे पहले किसकी बात करता है? एटॉमिक वेपन की बात करता है कि हम एटॉमिक वेपन का यूज कर देंगे, एटॉमिक वेपन का यूज कर देंगे। और ये बात मुझे भी चिंता में डाल देती है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान कर सकता है एटॉमिक वेपन का यूज इन द कम्युनिकेशन ऑफ द चाइना। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी बात, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। जब आप ताकतवर होते हैं, आपके पास बहुत कुछ होता है, तो आपको कोई भी गलती करते हुए डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि गलती होगी तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ ना हो, वेपन हाथ में आ जाए, तो उसको क्या लगता है कि क्या जाएगा, जो है वो ही गया हुआ है, और ज्यादा मेरे को मिल सकता है, ना भी मिले कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा, दूसरे को भी लेके जाऊंगा। तो पाकिस्तान को लेकर तनाव रहता है, जैसे तनाव हो गया था 90 के बाद कि यूएसएसआर ऐसा ना हो गरीबी के आलम में अपने एटॉमिक वेपन देशों को बेचना शुरू ना कर दे और कंट्री को देना शुरू ना कर दे। तो यही बात बोली जाती है कि अगर पाकिस्तान एकदम फेलियर हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, तो हो सकता है और देशों को बेचना शुरू ना कर दे, देना शुरू ना कर दे। और ये एलिगेशन लगता भी है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम को लेकर, चाहे आपका नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा ही उनको परमाणु टेक्नोलॉजी दोनों देशों को दी गई है। तो कुल मिला के ये एटॉमिक हमने पॉलिसी के बारे में बात की। आने वाले समय में हम नो फर्स्ट यूज को भी चेंज करेंगे मुझे लगता है, और लगातार हम अपनी क्षमता अनुसंधान जो हमारा रिसर्च है वो हमने पहले से बोला कि हम उसको बनाए रखेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। वो हमारा अभी भी चल रहा है और चलता भी रहेगा। इसी बात दोस्तों, आपका 99 में क्या होता है, आपका कारगिल होता है। अब कारगिल, जैसे भी मैंने आपको बताया कि कारगिल रिवेंज था, बदला था। परवेज मुशर्रफ ने एक बार एक इंटरव्यू में, मैं सुन भी रहा था उनका इंटरव्यू, वो अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हमने जो कारगिल किया था वो कारगिल इसलिए किया था ताकि हम इंडिया से बदला ले सके, इंडिया से क्या कर सके, हम रिवेंज ले सके। तो इंडिया से रिवेंज लेने के लिए हमने क्या किया था, ये परमाणु कार्यक्रम किया था, परमाणु टेस्ट किया था, एटॉमिक टेस्ट किया था, वो ये कारगिल किया था। अब कारगिल की कहानी पूरी है क्या है, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय भी नहीं है। लेकिन कारगिल के बाद होता यह है दोस्तों कि जो 98 में हमारी किरकिरी से एक तरह से पूरी दुनिया हमारे दुश्मन से बन गई थी, लेकिन 99 में वही दुनिया क्या थी, हमारे साथ में खड़ी हो गई थी कारगिल के समय। क्योंकि कारगिल में सभी ने पाकिस्तान को लताड़ा। इवन आपको पता भी होगा कि कारगिल की जानकारी नवाज शरीफ तक को नहीं थी। जब हमको जानकारी मिलती है कि भाई इस प्रकार से कारगिल में घुसपैठ हो चुकी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी को जानकारी मिलती है, अटल बिहारी वाजपेयी समय पीएम हुआ करते थे, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे, जिसको बस कूटनीति कहा गया था। देवानंद साहब गए थे, ये सब लोग गए थे साथ में अटल जी के साथ में, और एकदम पूरा फूल वर्षा हो गया, बहुत अच्छा माहौल बना था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फोन मिलाया नवाज शरीफ जी को कि मियाँ आपने हमारे साथ ये सही नहीं किया,
और दिलीप कुमार जी ने बात की, तो मतलब बहुत चर्चा है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास में नहीं है। नहीं तो 71 के वो सबकी बड़ी अच्छी सी कहानियां हैं। समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा दूर जा नहीं रहा हूं। तो हमने दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में नवाज शरीफ ने बाद में ये तक कहा कि चलो अब जो घुसपैठ हो गई कर लिया हमने, तो ठीक है, हम उस पर जमीन को खाली नहीं करेंगे और मैं अमेरिका जा रहा हूं। वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाने का बिल क्लिंटन से मिलते हैं। बिल क्लिंटन पाकिस्तान से बात ही करने को मना कर देते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि सबसे पहले तुम क्या करो, सारी कारगिल की पहाड़ियां खाली करो, उसके बाद बात होगी। जबकि वो किस लिए गए थे कि जैसे ताशकंद वाला समझौता था, यानी कि जो युद्ध विराम करवा दिया गया था, वैसे ही विराम करवा दिया जाए या फिर एटॉमिक वेपन की बात कर दी जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद फिर बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुलाकात हुई। मुलाकात में हम इस बात को मैसेज देने में क्लियर रहे कि हमने 98 में जो टेस्ट किया है वो किस वजह से किया है, हमारी सुरक्षा को क्या चिंता है, क्या टेंशन है, उन सबको बताने सक्षम रहे। और तभी दोस्तों क्या होता है, एक घटना होती है पूरी दुनिया में जिसका नाम था, आप जानते हैं, 9/11 का इंसिडेंट। अब मैंने कहा ना कि 90 से लेके 2001 तक क्या था आपका, अमेरिका यूनिपोलर लेके चल रहा था, पूरी दुनिया में क्या था, सुपर पावर अमेरिका था। लेकिन एक इंसिडेंट होता है 9/11 का इंसिडेंट, और ठीक उसी समय भारत पर भी अटैक होता है, भारत के पार्लियामेंट पर अटैक होता है। वो सितंबर में हुआ था, तो हमारे यहां दिसंबर में अटैक होता है। यानी कि जो अब हम पहले से टेररिज्म जो बोल रहे थे, तो आज अमेरिका भी इस बात को समझने लगा कि हाँ भाई टेररिज्म है, ये कोई आतंकवाद को हम लोग स्वतंत्रता सेनानी बोल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट के इश्यू बोल रहे हैं, वो नहीं है। तो अब यहां पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के नजदीक आने लगे। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की सोच थोड़ी थोड़ी बदली, लेकिन मैं भी चर्चा करूंगा, पूर्ण रूप से नहीं बदली है दोस्तों। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान को लेकर भी जब हम अमेरिका पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। तो यहां पर 9/11 के बाद भारत और अमेरिका नजदीक आए, दोनों आपस में क्या हुआ, नजदीकियां बढ़ने लगी। तो अब वर्ल्ड क्या था दोस्तों, आपका विश्व जो था आपका क्या नहीं रहा, एक ध्रुवीय नहीं रहा, क्योंकि 2001 के बाद से लेकर लगातार अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि चाहे वो 2003 की घटना हो, 2008 में तो जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए, और अब तो दोस्तों आप देखें 2014 में जब क्रीमिया का इश्यू हुआ, उससे पहले 2008 में जो जर्जिया का इश्यू था, और फिर बाद में आपका कोविड-19 ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। यानी कि वर्ल्ड धीरे धीरे मल्टीपोलर बनने लगा। वर्तमान में मल्टीपोलर है, वर्ल्ड में आप क्या कहेंगे, मल्टीपोलर है। तो इस प्रतिस्पर्धी माहौल में, यानी कि जो एक वर्ल्ड में कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, इसमें भारत को अपने हित को बनाए रखना कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है, एक अवसर बना है। और आप देखें तो अवसर कैसे बना, जिससे परमाणु कार्यक्रम के लिए हम लोग परेशान रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे, अमेरिका ने अब तेजी से क्या करने लगे, वो परमाणु कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ने लगा, यहां तक कि न्यूक्लियर डील तक कर डाली। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, दो ट्रीटी थी, एनपीटी और सीटीबीटी। एनपीटी जो ट्रीटी थी वो 1970 यानी कि 74 में जो हमने टेस्ट किया था, उससे पहले 1970 में कर दी गई थी, 70s में, कि जिससे भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके। और उसके बाद एक टीटीओ जो 98 के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए थी, सीटीबीटी, वो भी अमेरिका के द्वारा बनवाई गई थी 96 में, ताकि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके। भारत ने आज तक भी एनपीटी सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है। एनपीटी ये कहती है कि जिन देशों ने भी 1970 से पहले टेस्ट, बल्कि 1968 से पहले जिन्होंने टेस्ट कर लिया है, उनको तो माना जाएगा कि वो एटॉमिक वेपन की कैपेबिलिटी वाले, क्षमता वाले देश हैं, यानी उनको एटॉमिक वेपन वाला कंट्री माना जाएगा। लेकिन आफ्टर 68 कोई भी टेस्ट करेगा तो उसको परमाणु कार्यक्रम वाला, यानी कि परमाणु क्षमता वाला देश नहीं कहला जाएगा। तो भारत इसका विरोध करता है। भारत कहता है कि भाई आपने पहले टेस्ट करके परमाणु क्षमता हासिल कर ली, हम नहीं कर पाए, तो आप हमको क्या कर दे रहे हैं, गैर परमाणु देश बोल दे रहे हैं। ये तो भेदभाव वाली नीति है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। और 96 में जो सीटीबीटी वो ये प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी टेस्ट, किसी भी तरह का एटॉमिक टेस्ट, ना तो आकाश में होगा, ना जमीन पे होगा, और ना ही वाटर पानी में होगा। तो फिर कहां पर होगा, ये भी रोक लगाने के लिए था, लेकिन भारत ने बस साइन नहीं किए। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी
कि जो अमेरिका भारत के ऊपर एनपीटी सीटीबीटी के माध्यम से प्रतिबंध लगा रहा था, आज वही अमेरिका 2005 में भारत को ऑफर करता है कि हम आपके साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका में जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश ने भारत को क्या कर दिया, अपनी ओर से प्रपोज कर दिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, जैसे आप वर्तमान में देखते हैं, मान लीजिए आप लंबे समय से किसी से मित्रता करना चाह रहे हैं, वो मित्रता के लिए तैयार नहीं है, आप लगातार उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब स्थिति क्या हो रही है, स्थिति ये हो रही है कि वो अब आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी स्थिति का विपरीत हो गई। इवन अमेरिका भारत से न्यूक्लियर डील करने के लिए अपने जो आपके डोमेस्टिक उसके नॉर्म्स थे, यानी कि उसके जो घरेलू नियम थे, उनमें चेंज करता है। चेंज कर क्या लिखता है कि अगर किसी देश ने एनपीटी सीटीबीटी पर साइन भी नहीं किए हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदार, एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो अमेरिका उसके साथ क्या कर सकता है, न्यूक्लियर डील कर सकता है। तो जॉर्ज बुश ने 2005 में भारत को बोल दिया कि यहां से न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि अमेरिका की एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब आप बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, यानी कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम भारत से डील करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है, यानी कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उनका कांग्रेस है, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। तो जॉर्ज बुश को लगातार कई दिनों तक वहां पर लॉबिंग करनी पड़ी। लॉबिंग करने के बाद आखिर में 2006 में क्या हुआ, वहां पर न्यूक्लियर डील पास हुई। और 2006 में जैसे आपकी न्यूक्लियर डील पास होती है कहां पर, आपका अमेरिका में, तो अमेरिका में जैसे न्यूक्लियर डील पास हुई तो उन्होंने कहा कि भैया अब आप कीजिए। हमारे यहां पूरा विरोध हुआ। आप देखते हो जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो सब झंडे ले ले खड़ी हो गई। इवन उन्होंने ये तक कह दिया मनमोहन सिंह जी को कि भाई हम आपकी सरकार समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस लेने की नौबत आ गई तो मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, उनकी पार्टी ने समर्थन दिया, जब जाके कांग्रेस, मतलब उसमें आपकी यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट बची। आखिरकार 2008 में भारत के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई, संपन्न हुई। उसके बाद अमेरिका ये कहने लगा, अमेरिका ने क्या कहा कि एनएसजी के जितने भी देश हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के जितने भी देश हैं, वो क्या कर सकते हैं, भारत के साथ इसी प्रकार की डील कर सकते हैं। उसके बाद कई देशों ने डील की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, हम रशिया की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, सभी ने वैसी डील हमारे साथ में की है। देखिए, और वही अमेरिका फिर क्या कहने लगा कि एनएसजी का भारत को हम मेंबर बनाकर रहेंगे। बराक ओबामा ने भारत के लिए, अब ध्यान पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एनएसजी में हमने जाके प्रस्ताव नहीं रखा कि हमको मेंबर बनाइए, बल्कि अमेरिका हमारे लिए प्रस्ताव लेकर आ रहा है कि हमको भारत का इसको क्या करना है, मेंबर बनाना है। वहां पर चीन ने अड़ंगा लगाया कि नहीं, भारत मेंबर नहीं बनेगा। अगर भारत मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान भी बनेगा। और जैसे ही पाकिस्तान का नाम आया तो लोगों ने कहा हाय तौबा, अब नहीं होगा, अब नहीं बनेंगे, अब नहीं होगा। चलिए, कुल मिला के तो ये मैंने आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताया, इसको आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। हाँ दोस्तों, यहां पर कहता है कि भारत शक्ति संतुलन की भूमिका में आ गया। अब शक्ति संतुलन की भूमिका, बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सुमन, लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था कि शक्ति भी तभी होगी, शांति भी तभी होगी, कब होगी, जब शक्ति होगी। शक्ति के बगैर शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। शक्ति संपन्न ही शांति की बात कर सकता है। और हम इसी संदर्भ में विश्वगुरु की बात करते हैं कि भारत शक्ति का अर्जन सुपर पावर बनने के लिए नहीं कर रहा है कि हमको शक्ति अर्जित करके दुनिया की लीडरशिप करनी है। हम कहते हैं कि भारत तो शक्ति अर्जित करके विश्व गुरु की भूमिका में होगा, दुनिया को शांति का मार्ग दिखाएगा। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यूएनओ में जाकर कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि, बोलिए, बुद्ध दिया है। तो हम युद्ध की बात नहीं करते, हम किसकी बात, बुद्ध की बात करते हैं। तो भारत इसलिए तो विश्वगुरु की बात करता है। तो बच्चों जान लीजिए, द्रोणाचार्य ताकतवर थे तभी अर्जुन को बना दिया। गेट माय पॉइंट। शक्तिशाली गुरु ही शक्तिशाली शिष्य को पैदा करता है। सुकरात शक्तिशाली थे तो प्लेटो आए, प्लेटो शक्तिशाली थे तो अरस्तु आया, अरस्तु थे तो सिकंदर आया। हमेशा देख लीजिएगा, महान गुरु महान शिष्य को पैदा करेगा। तो हम तो कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे, विश्व को दिशा देंगे, डायरेक्शन देंगे, लेकिन ताकतवर होंगे तभी दुनिया हमको अपना गुरु मानेगी। कमजोर को कौन मानने लग रहा है भाई?
कमजोर को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे ही बोलूं कि दुनिया के 50 देशों का नाम बताओ, 20 देशों का नाम बताओ, तो आपकी उंगलियों पे ताकतवर G20 आएंगे। आप नहीं बात करना चाहेंगे सोमालिया, रोमालिया, बुरुंडी की, अगर नाम आएगा तो आतंकवादियों के रूप में नाम आएगा। आप 200 से ज्यादा देश हैं, आप बता ही नहीं सकते, पता ही नहीं, क्योंकि चर्चा में नहीं है। क्यों नहीं है चर्चा में? क्योंकि ताकतवर नहीं है। तो चर्चा किसकी होती है? ताकतवर की होती है। सब उसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसी के बारे में सुनना चाहते हैं, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। कमजोर के बारे में कौन बात करेगा मेरे भाई? क्लियर? तो ताकत जरूरी है, शक्ति जरूरी है, तभी आप विश्वगुरु बनेंगे, तभी आप शांति। कुछ भी करना है, अच्छा काम भी करना है तो भी शक्ति चाहिए, अब बुरे के लिए तो चाहिए। तो आपको तो भैया विश्व शांति करनी है, अच्छा काम करना है, तो अच्छे काम के लिए भी ताकत चाहिए ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला बेटा? चीन के साथ साझा हित। हाँ, मैंने कहा कि भारत एक शक्ति संतुलन की भूमिका में आया। ये जो मैं बोला शक्ति संतुलन की भूमिका में आया, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इसको समझना है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो चुकी थी 90 में, जो यूएसएसआर क्लैप्स हो चुका था, यानी यूएसएसआर जो डूब चुका था, खत्म हो चुका था, और वहां पर बोरिस येल्सिन का काल आया। कहां पर? यूएसएसआर की जगह रशिया बन चुका है, और रशिया के प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन ने लुक वेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि अमेरिका से मदद लेनी शुरू की, अमेरिका का लय से मदद लेनी शुरू की। लेकिन अमेरिका ने बेटा देखो, आप पूछ रहे हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे आपको नोट भी बनाने हैं क्या? देखो बेटा, नोट की तो बात यह है कि आपको पीपीटी सारी मिली रही है बेटा। पीपीटी देखो, मैं आपने ये लेक्चर के साथ ही जहां पे आपका लेक्चर लगता होगा मैंने पूछा था, आप बल्कि बात कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। जहां पर आपको ऐप के अंदर लेक्चर दिख रहा है, तो लेक्चर के जस्ट बराबर में ही आपको अपनी पीपीटी दिखाई देंगी, जो ये पीपीटीज है ना, पीपीटीज दिखाई देंगी। और हल्का अपना पेन रखिए, जो मैं बातें बोल रहा हूं अपना लिखते रहिए, बाद में पीपीटी से देख के उसको नोट कर लीजिए अपने हिसाब से कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। फिर मैं क्वेश्चंस कुछ दे दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपके बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसको शॉर्ट नोट्स। अब आपको बहुत ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये लंबे लंबे क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको छोटे छोटे चीजों को बनाना शुरू कर देना है। बस आज मैं इसको पूरा करके बेटा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, अब जब मैं नेबर्स की ओर जाऊंगा तो मैं डेली आपको एक दो क्वेश्चन दिया करूंगा। तो अब आपको ना तो उनको लिखना है, सिर्फ उनके फ्रेमिंग करके रख लेनी है, और फ्रेमिंग का भी मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, तो अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। थोड़ा बहुत बैठे हैं तो खाली बैठने अच्छा नहीं लगता, तो पेन पेपर लेकर उसको थोड़ा नोट कर लिया कीजिए बातों को। ठीक है ना, और बाकी पीपीटी मिले, कुछ छूट भी जाए तो पीपीटी से देख के आप सब नोट कर लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा उसको समझने की तो समय नहीं है, कोशिश करो ज्यादा समझने की। समय होता तो मैं कहता कि नहीं आप नोट्स बनाओ कायदे से, फिर मैं खुद बोल बोल के नोट्स बनवाता, फिर मैं रू के बोलता बेटा ये लिखो ये लिखो, ये मैं खुद लिखवाता। अब आप क्रैश कोर्स टाइप से क्लास कर रहे हैं ना बेटा, समय कम है तो मुझे तेजी से करवाना है पूरा। ये जो मैं इतना आपको करा दिया, ये मैं कम से कम 7-8 क्लास में कराता हूँ, ये मैं आपको 3-4 क्लास में करवा दिया हूँ पूरा। ठीक है ना, चलिए। तो जो यूएस बोरिस येल्सिन का काल आया, लेकिन उसने वेस्ट की ओर देखना शुरू कर दिया। वेस्ट ने बहुत ज्यादा सहायता नहीं की, उन्होंने लिमिट, मतलब बहुत ही अमेरिका ने बड़ी चालाकी वेस्ट ने खेली रशिया के साथ की लिमिटेड असिस्टेंट पॉलिसी, यानी कि हम सीमित मात्रा में सहायता करेंगे, ताकि इतनी सहायता नहीं करनी ज्यादा कि कल को रशिया फिर ताकतवर हो जाए, और इतना नहीं छोड़ देना है कि रशिया कमजोर हो जाए और कमजोर होकर अपने वेपन को बेचना शुरू कर दे। तो लिमिट बेचना शुरू किया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो रशिया के नेशनलिस्ट लोग थे वो इससे बड़े नाराज हो रहे थे। तो उसी समय रशियन पॉलिटिक्स में एक नाम उभरा जिसका नाम था व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने कहा कि मैं रशिया के पुराने गौरव को लौटाऊंगा, और 2000 से क्या हुआ, व्लादिमीर पुतिन पावर में आ गए। अब पुतिन का पावर में आना, पुतिन ने क्या किया, आते ही चाइना के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना शुरू किया। तो अब चाइना और आपका यूएसएसआर, अब देखिए बात समझिएगा, चाइना और रशिया एक साथ दिखने लगे, एक साथ खड़े होने लगे। 2001 में अमेरिका कहां पर उलझ गया, आपका अफगानिस्तान में उलझ गया, उसके बाद इराक में उलझ गया। अफगानिस्तान में अगर उसको कंट्रोल करना है किसको, तालिबान को, अलकायदा को, तो भी उसको भारत की मदद चाहिए।
उधर चीन को अब लग रहा है कि अब मेरे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया है, बेनिफिशियल हो गया है, अब मेरे लिए सही मौका है, मैं अब उभर कर सामने आऊंगा, अब मैं उभरूंगा। तो 2001 के बाद से आप देखें लगातार चीन जो था वो अमेरिका के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है, चाहे 2003 की बात हो, 2008 की बात हो। तो अब यहां पर भारत, साथ ही यहां पर बात होने लगी, व्लादिमीर पुतिन ये कहने लगे कि हम इंडिया को भी साथ लेंगे, और इंडिया, रशिया और चाइना, आपने एक नाम सुना होगा RIC, रशिया इंडिया चाइना, एक ट्रायंगल बनाया, आज भी है। लेकिन तभी से अमेरिका ने सोचा कि भैया अगर भारत भी जैसे रशिया और चाइना के साथ हो गए हैं, भारत भी अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों क्या करेंगे, तीनों मिलकर क्या करेंगे, मेरे को चैलेंज करेंगे। तो अमेरिका ने इंडिया को क्या किया, अपनी ओर लेना शुरू कर दिया, और इंडिया को वो दिया जो इंडिया कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर डील, अपनी ओर से ही प्रस्ताव पारित कर कि भैया हम आपसे डील करना चाहते हैं, हमारी कल्पना भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, एकदम समीकरण बदले। तो भारत क्या हो गया, बैलेंस की भूमिका में आ गया। भारत अगर रशिया और चाइना के एंगल में चले जाए तो उनका पलड़ा भारी, और भारत अगर अमेरिका के साथ तो अमेरिका का भारी। तो इस प्रकार क्या हुआ, भारत एक बैलेंस की भूमिका में आ गया। ये बात मैं यहां पे बोल रहा हूं। अमेरिका साथ न्यूक्लियर डील का होना, चीन के साथ साझा हित, व्यापार, पर्यावरण, ब्रिक्स के मुद्दे। अब क्या था, हमने अमेरिका से तो अपने टाइज बढ़ाए, अमेरिका से अच्छे रिलेशंस बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि चीन के साथ हमने दूरियां बना ली। चीन के साथ हमने क्या किया, अपने एंगेजमेंट को बढ़ाया, लेकिन और एरिया में, जैसे हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज में, क्योंकि इन्वायरमेंट का इशू वर्ल्ड में आने लगा था, और ये जितने भी आपके डेवलप कंट्री है वो ये कहने लगे थे कि जो आज ये ओजोन में हो रहा है, या जो आपका पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इसकी वजह डेवलपिंग नेशंस हैं। इनकी जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या हाई प्रोडक्शन कर रही है, हाई CO2 निकाल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जब ये डेवलप कंट्रीज से ये बातें करने लगे तो ये बातें दोनों किसके लिए हो रही हैं, भारत के लिए भी हो रही है और चीन के लिए भी हो रही है। तो इस मुद्दे में दोनों एक साथ खड़े हो गए, विरोध खत्म हो गया। ब्रिक्स में दोनों का कॉपरेशन बढ़ा, व्यापार के मुद्दों को लेकर। अब विकसित देशों ने कहा कि हम तुम्हें ग्लोबलाइजेशन लेकर आ गए हैं, लिबरलाइजेशन लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन लेकर आ गए हैं, मार्केट खोल दो। अब उनके पास तो अच्छे प्रोडक्ट, वो हमारे मार्केट को क्या कर लेंगे, पूरा कंट्रोल कर लेंगे। हम अपने प्रोडक्ट लेके जा नहीं सकते क्योंकि हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट है नहीं। तो उसमें भी हमको क्या जरूरत थी, कुछ अलग सुरक्षाओं की जरूरत थी, कुछ संरक्षण की, कुछ प्रोडक्शन की जरूरत थी। तो ये दोनों साथ होने शुरू हो गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत एक बैलेंस की भूमिका में, जिस चीन से हम लोग सामने खड़े होते थे वो चीन हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर। तो दोस्तों पूरा दौर रहा 2001 से लेकर 2014 तक का दौर, आप ये देखेंगे किस प्रकार का पूरा एक एनवायरमेंट बना रहा। फिर 2014 में दोस्तों क्या होता है आपका, अलग ऊर्जावान कूटनीति, यानी कि इसको कहा गया कि पूरा एकदम एनर्जेटिक डिप्लोमेसी को शुरुआत की गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी 2014 में जब हुई तो डिप्लोमेसी को बेस बनाया गया ज्यादा। और डिप्लोमेसी में जब उनसे पूछा गया सुषमा स्वराज जी से कि भारत की डिप्लोमेसी कूटनीति कैसी है, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो वर्तमान डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, वो है स्ट्रॉन्ग, प्रोएक्टिव और सेंसिटिव। 3 बातें उन्होंने बोली। अब तो सुषमा स्वराज जी नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया। प्रोएक्टिव देखिए दोस्तों, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमें किसी से दोस्ती करनी है, तो हम इंतजार ये कर रहे हैं कि वो कब मेरे पास आएंगे और मेरी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और मैं हाथ पकड़ लूंगा। ये तो हो गई कि हम बैठे हैं, ये प्रोएक्टिव नहीं हुई, हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट एक्टिव कि वो एक्टिव होंगे तो हम भी एक्टिव होंगे, नहीं तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं हम अपना। प्रोएक्टिव क्या कि अगर हमें उनसे दोस्ती करनी है तो हम खुद ही उठ के जा रहे हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, प्रोएक्टिव। तो हम देखते हैं कि 2014 के बाद इसको डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेटिक ईयर कहा गया। 2015-16 तो डिप्लोमेटिक ईयर कहा गया भारत का। पूरे वर्ल्ड में इंडियन डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है लगातार, आज तक भी। तो प्रोएक्टिव, हम खुद एक्टिव हो गए और हमने कहा हमें कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखना, हमको ये नहीं सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। जहां हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित दिखाई देंगे तो हम विलंब ना करते हुए वहां पर जाएंगे। जैसे इजराइल हमारे PM घूमने गए, विजिट करने गए,
कोई पीएम नहीं गया था उससे पहले, जब इजराइल हमारे पीएम गए। और बहुत सारे मैटर में आप देखेंगे, हम फिलिस्तीन भी गए विजिट करने, पहले फिलिस्तीन ही जाते थे केवल, लेकिन अब इजराइल भी गए, फिलिस्तीन भी गए। तो आप हर तरीके से आप देखेंगे तो प्रोएक्टिव इसको पॉलिसी कहा गया। सऊदी गए, यूएई गए, मतलब जो भी कर सकते थे हमने किया। स्ट्रॉन्ग, दूसरा शब्द है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब यानी कि अपनी बातों को मजबूती के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल डाइस पर रखा जाएगा, बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी डर के। और साथ में कहा गया सेंसिटिव, हम सेंसिटिव भी रहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोविड-19 का दौर आया, दुनिया एकदम अपने अपने में लगी हुई थी, तब भी हमने क्या किया, वैक्सीन को क्या किया, 100 से ज्यादा देशों को हमने क्या किया, वैक्सीन को भेजा। तो ये सेंसिटिवनेस ही तो थी भाई। मरते समय जब हमको वैक्सीन की प्रॉब्लम थी, हमारे यहां पर इश्यूज थे, तब भी हम क्या रहे, औरों के प्रति भी क्या रहे, संवेदनशील रहे। मेरी एक मैडम है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी हमें, वो बोलती थी कि निपुण आप सोचो कितनी बड़ी पॉलिसी हमारी ये थी कि किस तरह से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने मैनेज किया। और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा तर्क उन्होंने दिया कि भाई वैक्सीन हमने बना ली है और हम जिंदा रहे, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तो क्या ऐसी दुनिया अच्छी लगेगी कि मोहल्ले में कोई भी ना हो और केवल तुम ही तुम हो, तुम्हारा घर हो, तुम हो, बाकी फिर पड़ोसी जितने सब खत्म हो जाए, तो क्या ऐसी दुनिया अच्छी रहेगी? क्या बात थी। तो ये हमने सेंसिटिव बड़ी बात दिखाई। चलिए, तो ऊर्जावान एक ट्रांजेक्शन का दौर था, इसमें भारत ने संतुलन बनाया। ट्रांजेक्शन का दौर क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पावर ऑफ शिफ्टिंग हो रहा था, पूरा शिफ्टिंग होने की कोशिश हो रही थी कि चाइना सोचा था कि अब दुनिया मेरे लिए है, और उसने पूरा, जैसे आपका स्पार्टली पार्सेल दक्षिण चीन सागर पर उसके क्लेम होना शुरू हो गया, और जगह पर उसने क्या किया, अपने अपने सैन्य अड्डे बनाना शुरू कर दिया, यानी सीधा अमेरिका को चुनौती दी जाने लगी, रशिया से खड़ा होने लगा। तो यानी कि अब एक पूरा पावर शिफ्टिंग होने का दौर चल रहा था। तो इसको कहा जाता है ट्रांजेक्शन पीरियड, यानी कि एक आपका संक्रमण का दौर, जिसे भारत ने एक संतुलन बनाने का क्या किया, कार्य किया। अमेरिका का इराक अफगानिस्तान से निकलना, ये भारत के लिए तनाव बना, भारत के लिए टेंशन बना। अफगानिस्तान से जैसे ही निकला अमेरिका, तो पाकिस्तान ने तो बड़ा खुशी बनाई, सेलिब्रेशन किया, लेकिन हमारे लिए तनाव का विषय कि तालिबान आ गया। हालांकि अब हमारी विदेश नीति पहले जैसी है नहीं, अब हम तालिबान से बात कर रहे हैं, तालिबान हमारी तारीफ भी कर रहा है, क्योंकि हमारा मानना क्या है, सिंपल से प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है कि अफगानिस्तान की जरूरत है, अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है, उनसे संबंध है, हमारी सरकार तो आनी जानी है, आज उनकी सरकार है, कल वो किसी और की सरकार है, लेकिन अफगानिस्तान अगर अफगानिस्तान को हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो अफगानिस्तान की मजबूरी हो जाएगी, तालिबान की मजबूरी हो जाएगी कि वो केवल पाकिस्तान पाकिस्तान करेगा, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो आज भारत क्या करता है, मैंने आपको कहा था, स्मार्ट पावर की तरह बिहेव करता है, हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर दोनों को दिखाता है। इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक पॉलिसी, आदर्शवाद यथार्थवाद दोनों को लेकर चलता है। वैसे तो हम कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन साथ में तालिबान से बात करते हैं, ये यथार्थवाद है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यही बात हम म्यांमार में कर रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि म्यांमार में लोकतंत्र होना चाहिए, आंग सांग सुखी होनी चाहिए, ये बात है किसकी, आदर्शवाद की, आइडियलिज्म की, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं, जुंटा गवर्नमेंट से डायलॉग भी कर रहे हैं। दैट इज द रियलिज्म, यथार्थवाद, ये यथार्थवाद है। तो यही बात मैं दोस्तों बोल रहा हूं। तो ये हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, दोनों को साथ लेके काम कर रहे हैं, तो ये हमारा है। इसमें दोस्तों जब हम देखते हैं कि 2014 से हम तो जापान ने हमारी बड़ी मदद की, और जो मैं आपको कल भी चर्चा कर चुका था, 2008 में वित्तीय संकट आया, तो उसमें दोस्तों हमने बड़ी जद्दोजहद से बाहर निकले, और भारत की पूरी ऊर्जावान कूटनीति ये रही। जयशंकर जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति में कुछ कमियां भी रही। अगर देखें 47 से लेकर अब तक के देखें, तो एक तो यथार्थवाद की कमी रही। तो जो नेहरू जी ने आदर्शवाद को लेकर चले, अगर हम नेहरू जी उस समय आदर्शवाद लेकर ना चलते, यथार्थवाद को लेकर चलते, तो शायद आज पूरा कश्मीर हमारे पास होता, भारत पाकिस्तान के बीच में उस प्रकार का विवाद ना होता। आदर्शवाद को लेकर चलते की जगह अगर यथार्थवाद को साथ में लेके चलते, तो शायद 62 के वॉर में इस प्रकार की हमारी शिकस्त ना होती, आज एक बहुत बड़ी जमीन हमारी चीन के पास ना होती। आर्थिक नीति वो थोड़ा सा लेट हमने क्या किया, एडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। वो ये बोलते हैं, और मैं जयशंकर जी का नाम बार बार से बोल रहा हूं क्योंकि विदेश मंत्री हैं, उनका नाम लेकर हम अपने आप को सेव करेंगे
ठीक है दोस्तों, उनका नाम लिखा है कि उन्होंने ये कमी बताई। आर्थिक नीति, कहना यह था कि भाई जब हम देखते हैं चीन ने भी 1976 के बाद ही ओपन इकोनॉमी को एडॉप्ट कर लिया था, खुलेपन की नीति को स्वीकार कर लिया था, तो हमने 91 तक का इंतजार क्यों किया? हमने आसियान कंट्रीज से, और जब चीन कर लिया, चीन जो सोशलिस्ट कंट्रीज की बात कर रहा था, हमने उसे सीखा क्यों नहीं? इसके अलावा हांगकांग, वियतनाम, इन देशों ने भी जब ओपन इकोनॉमी का एडॉप्ट कर लिया था, तो हमने इतना विलंब क्यों किया, इतना देर क्यों की? हमको ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। हमने विदेश नीति में जोखिम नहीं उठाया, यानी कि विदेश नीति में हम हमेशा रिस्क लेने से डरते रहे कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं इसको ये ना हो जाए, कहीं इसको वो ना हो जाए। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बॉर्डर पे तैयार करना था शुरुआत से ही, हमने सिर्फ चीन को बुरा ना मान जाए हम नहीं कर पाए। 62 के वॉर के बाद भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाए, कहीं चीन भड़क ना जाए, बुरा ना मान जाए। हमको एटॉमिक वेपन होना पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन हमको डर रहा कहीं अमेरिका बुरा ना मान जाए, तो रिस्क नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता कि हालात ऐसे थे या नहीं थे, लेकिन दोस्तों इसी में तो रिस्क लेना होता है। कि रिस्क कहते किसको हैं? यानी कि जहां पर सफलता की आशंकाएं हो, सफलता मिलने की संभावना भी हो और असंभावना भी हो, इसी को तो रिस्क बोलते हैं। जोखिम लेना सीखे तो बोलते हैं। अगर संभावना है तो फिर तो वो तो कैलकुलेट रिस्क है, वो रिस्क थोड़ी ना हुआ कि जहां आपको देखा कि हम जाएंगे सफलता मिलेगी फिर रिस्क लेना थोड़ी ना हुआ, वो तो एकदम कैलकुलेट मैनेजमेंट है। लेकिन अगर विदेश नीति में इस प्रकार के जोखिम लिए होते तो शायद हमको इस समय आज जो स्थिति और मजबूत हुई होती। राजनयिक डिप्लोमेसी पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। जैसे इसका बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे मतलब आप देखिए 92 से पहले हमने बात ही नहीं की इजराइल से। पहली बार प्रधानमंत्री विजिट करने जाते हैं इजराइल, मोदी विजिट करने जाते हैं, ये कौन सी बात हुई? पहले क्यों नहीं दिया ध्यान इस बात पे? यानी कि पूरा डिप्लोमेटिक फोर्स हमारे पास में नहीं है। आज भी डिप्लोमेटिक फोर्स की कमी है, लेकिन लगातार सरकार बढ़ा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन जैसे देशों में सीमित देशों के साथ हमारे डायलॉग है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफ्रीकन नेशंस के अंदर हमारी एम्बेसी तक नहीं है। जहां आज वहां पर चीन की एम्बेसी 54 कंट्री अफ्रीका में है, तो 50 कंट्री के अंदर एम्बेसी चीन की है और 49 कंट्री के अंदर एम्बेसी अमेरिका की है। भारत की करीब 30 देशों में एम्बेसी है। तो उसका मतलब 30 देशों में एम्बेसी है, तो यानी कि आपके करीब 24 देश से तो हमारी बातचीत ही नहीं है, डायलॉग ही नहीं है। ये काम यूरोप के अंदर है। अगर यूरोप की हम बात करते हैं तो ईयू में, ब्रिटेन में हमारे ज्यादा दूतावास, मतलब सारे ऑफिसर वहां पर थे। अब ईयू से बाहर आ गया है ब्रिटेन, अब हमको और देशों से डायलॉग करके वहां पे घुसना पड़ रहा है। तो ये कुछ ना कुछ कमी उन्होंने बोला। तो यहां पर उन्होंने एक बात उठाई, बड़ा अच्छा कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उठाए कि हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, और वो प्रश्न बड़े लाजमी हैं। ये उठते हैं कि पहले 1950 में सीमा का निर्धारण क्यों नहीं हुआ? आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री अब तक तय नहीं है। एक बड़ा बॉर्डर हमारा क्या है, एलओसी पड़ा हुआ है, वो हम तय नहीं कर पाए, डिसाइड नहीं कर पाए। उस समय होना चाहिए था। लद्दाख की, मतलब आप देखें कि चीन के साथ भी अब तक हमारी बाउंड्री जो है वो अब तक निर्धारित नहीं है, डिस्प्यूट एरिया है। जबकि उस समय डिस्प्यूट एरिया को भाई 54 में आपको पंचशील एग्रीमेंट करना, तो उससे पहले आप कम से कम ये तो कहते भाई ये साइन कर लो बॉर्डर के ऊपर बैठकर, ये लाइन आपकी, ये लाइन हमारी। हमने की है नहीं, हमने बस तिब्बत दे दिया। अब मैं बता चुका हूं क्यों हमने किया ऐसा। 1960 में जब पीएम, चीन के पीएम ने कहा कि समझौता कर लेते हैं भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर, हमने वो समझौता नहीं किया। ये मैं दोस्तों चर्चा करूंगा जब मैं चीन को बताऊंगा किस समझौते की बात वो बोल रहे थे। चीन आसियान मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया? जो चीन का आसियान का मॉडल था डेवलपमेंट होने का, इकोनॉमिकल पॉलिसीज का, इकोनॉमी का, वो हमने नहीं अपनाया। अमेरिका के साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हम लोग लग गए कि अमेरिका से ज्यादा हमको दिखाना था कि हम बहुत आपसे ज्यादा ओपन हैं, हमारी नेचर बहुत अच्छी है। यानी कि अपने कल्चर को छोड़कर अमेरिका के कल्चर को पकड़कर उसी के साथ कंपटीशन शुरू। भाई आपके अपने कल्चर को भी तो आप आगे दिखा सकते थे, उसको डेवलप करके दिखा सकते थे। यानी कि ये नहीं कि आप अमेरिका के कल्चर को अडॉप्ट करके और उसके बाद उसी के कल्चर, उसका कंपटीशन शुरू हो गया है हमारा। ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया, बड़ा अच्छा प्रश्न था।
74 से 98 तक की देरी क्यों? जो काम 74 में हो गया तो फिर 98 इतना समय क्यों आपने लगाया? पाकिस्तान की मानसिकता को समझे क्यों नहीं? शिमला आतंकवाद के बाद, मतलब शिमला के बाद में हम देखें शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता भी एक अच्छा मौका था। आप उस समय इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है ये बहुत आदर्शवादी हो गई थी। भाई इतने बड़े सोल्जरों के छोड़ रहे हो, इतने ज्यादा सोल्जरों के छोड़ रहे हो, तो बहुत पाकिस्तान हारा हुआ देश था। सही समय था, कर लेना चाहिए था, कश्मीर का सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। अब आप उस समय क्या हुआ, बंद कमरे में क्या हुआ, भुट्टो के बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में क्या बातचीत हुई, आज तक पता ही नहीं किसी को क्या बातचीत हुई। लेकिन सही समय था, सुलझा लेना चाहिए था मैटर को। आतंकवाद बाद में आतंकवाद को लेकर मतलब एक तो वो टेररिज्म चलाता रहा, उसके बाद भी आप डायलॉग करते रहे, बातचीत करते रहे, ये भी तो गलत है। संप्रभुता पर जोर, मानवाधिकार के मुद्दे पर प्रतिक्रिया, यानी कि सोवरेंटी और मानवाधिकार के मुद्दे पर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, लेकिन हमारी पूरी विदेश नीति की अगर हम सक्सेस की बात करें, 47 से लेकर यहां तक हम लोग प्रश्न उठाए उन्होंने, लेकिन सफलता की बात भी करें, आज पूरी दुनिया भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है, ग्लोबल पावर, ये बड़ी अच्छी बात है। भारत आज बहुत सारे ग्रुप में क्या मेंबर है, वासेनार ग्रुप, वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR, इसके अलावा आपका NSG सिक्योरिटी काउंसिल में दावे को मजबूत हुआ है। पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध हमारे बने हैं। स्मार्ट पावर नेचर को हमने अडॉप्ट किया है। इजराइल के साथ, UAE के साथ, मतलब इजराइल के साथ तो अच्छे संबंध बने, लेकिन UAE के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। दो विरोधी खेमों है। हालांकि UAE और इजराइल के साथ में कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं है, लेकिन पहले तो थे, साथ में लड़े थे, इन दोनों आपस में फाइट हुई थी। तो आज हम देखें तो इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हम लेके चल रहे हैं। क्वाड का भारत एक सक्रिय सदस्य। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, बांग्लादेश का भूमि समझौते किए। तो ये सब क्या थे, भारत की विदेश नीति की सफलता के रूप में देखा गया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्या है, ये आपकी सफलता है, सक्सेस है। चुनौतियां, भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां क्या? राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करना, कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रिजर्व करना, ये बड़ी चुनौती है। शांति स्थापित करना, पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों को बनाना, हमारी जो विचारधारा है, यानी कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी पूरी सोच है, उसको क्या करना, बनाए रखना, यानी कि अपनी वैल्यूज को क्या करना, बना के चलना, साथ लेके चलना, ये बड़ी चुनौती है। देखिए क्या था कि मुझे एक स्टेटमेंट हमेशा याद आता है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि देखो दोस्तों, आपको दुनिया के साथ व्यवहार करना है तो व्यवहार करने के लिए अपने गेट नहीं खोल देना है कि बाहर की सारी हवा यहां पर आ जाए, लेकिन यह भी नहीं कि खिड़की नहीं खोलनी है, क्योंकि अगर आपने खिड़की नहीं खोली तो फ्रेश एयर नहीं अंदर नहीं आएगी, और अंदर की जो हवा घुटन घुटन में क्या होगा, हम अपनी ही चीजों में क्या हो जाएंगे, सीमित रह जाएंगे। तो यानी कि क्या मतलब यह है कि अपनी जो वैल्यू है वो बचा के चलनी है। अब वही तो हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है? बुद्ध हमारी पहचान है। जो बोल रहे हैं मोदी जी जाकर क्या, युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तो ये हमारी कल्चर ही तो है, ये हमारी संस्कृति तो है। वसुदेव कुटुंबकम को हमको नहीं छोड़ना है, हमने छोड़ा। दुनिया परेशान थी, लेकिन भारत क्या कोविड वैक्सीन बांट रहा था। सोचिए, ये हमारी वैल्यू है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी कल्चर है, हम आज भी लेके चल रहे हैं और लेकर चलेंगे, और लेकर चलना भी चाहिए, क्योंकि वही तो आपकी पहचान है दोस्तों। वो पहचान बनाए रखनी है। बहुध्रुवीय दुनिया में महती भूमिका को निभाना, यानी कि जो आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है उसमें एक बड़ी भूमिका भारत को निभाना, यह एक चुनौती है। सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को एक बेटर डेमोक्रेटिक बनाना। हम हमेशा बोलते भी हैं कि जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हम नहीं मानते, हम कहते हैं भाई डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो केवल गरीब देशों को उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन है। सारे अमीर देश है उसके अंदर, P5 कंट्री, गरीब देश हो तो कोई भी नहीं है। दुनिया की बड़ी आबादी को आपने P5 से बाहर कर रखा है, वीटो पावर से बाहर कर रखा है, तो फिर कैसे आप डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं?
यूरोप के 2.5 कंट्री, एशिया का केवल 1 कंट्री, जबकि एशिया की आबादी ज्यादा है पूरी दुनिया में। तो भारत को कहता है तो जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो एनएसजी हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, और भी उनको क्या करना, डेमोक्रेटिक बनाना, बेटर डेमोक्रेटिक बनाना, हिंद महासागर में मजबूत स्थिति को बनाए रखना, चीन को प्रतिबंधित चीन को रोकना, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, चाहे बीआरआई। और यहां पर इंटरेस्टिंग, तो बीआरआई से हमारा विरोध नहीं है, हम हो सकते हैं बीआरआई के पार्ट हो जाते हम, हमें चीन से कोई दुश्मनी थोड़ी, हम तो कहें भाई बैर हमें कुछ है नहीं, काम करना, आगे बढ़ना है। दिक्कत यह है कि चीन हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेंटी में आगे काम कर रहा है, हमारी सोवरेंटी को चुनौती दे रहा है। वो पीओके में आगे क्या कर रहा है, रोड बना रहा है। तो तुम जाम फिर कहते हो तुम भारत बीआरए का पार्ट क्यों नहीं बना? भारत बीआरए का पार्ट कैसे बन जाएगा? कल को तुम और कुछ करोगे। मैं कहता हूं क्यों किया तुमने, कहीं और से ले जा सकते थे रोड को। सी पैक केवल भारत को परेशान करने के लिए, और बीआरआई शुरू किया किसके लिए? अपने पूरे वैश्विक विस्तार के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए। और अमेरिका को काउंटर करने तुम सी पैक बना रहे हो, जिससे भारत परेशान हो, भारत परेशान हो तो अमेरिका को कहे। आपस में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, तो हम इसको चीन को भी काउंटर करना है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है ना, सब जितनी उसकी चीन की पॉलिसीज हैं उन सब में हमको क्या करना है, काउंटर करना है। भारत ने इन सभी चुनौतियों को देखते हुए क्या क्या किया, मतलब क्या क्या कदम भारत ने उठाए। एक तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर खींचा। पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कराया, ये बड़ी बात है। जो हमेशा पाकिस्तान के साथ थे वो भी हमारे पक्ष में कंफ्यूज रहे बहुत ज्यादा कि कश्मीर के मुद्दे पर क्या बोले। जब 370 रिमूव हुआ तो आपको याद होगा इमरान खान के सपोर्ट में खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। एक दो को छोड़ दीजिए, ईरान को, टर्की को छोड़ दीजिए, ये छोटे देशों को आप छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई भी इसका खड़ा ही नहीं था। मलेशिया को छोड़ दीजिए, वो भी फालतू बोल रहे थे, बाद में सरकार बदले वो बदल गए, नहीं तो कोई था। ये सऊदी वोदी सब चुप हो गए, भारत का मैटर तुम सब क्यों बोल रहे हो। बाद में फिर एक साल बाद, अब बाद में बोलते नहीं, वो बात अलग है, उस समय तो नहीं बोले, उस समय तो मामला शांत हो गया। फिर हमने एफएटीएफ की लिस्ट में उसको डाला, यानी पूरा नियंत्रण कर सकते। चीन को हमने पाकिस्तान को घेरा, आइसोलेट किया, और वहां से सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया। ये सारी चीजें कर जहां पाकिस्तान पहले हमेशा ऑफेंसिव रहता था, आज वही पाकिस्तान क्या हो गया, डिफेंसिव हो गया भारत से। अब उसको चिंता इस बात की है कि भारत जो है पीओके को न ले ले, इस चिंता में वो कंफ्यूज है बेचारा। तो ये हमारी क्या ना, हमने इस चुनौती को हैंडल किया, बड़ा अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अनसुलझी जो सीमा है उन पर हम डायलॉग कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ हमने डायलॉग किया, बांग्लादेश से डायलॉग करके 2015 में लैंड पे समझौता किया, लेकिन समुद्री सीमा नहीं सुलझी थी। जब हम दोनों में बातचीत नहीं बनी, हम लोग कहां पहुंच गए, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेकर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया, उसको भारत ने एकदम स्वीकार किया, कोई इश्यू नहीं है। हम बात करेंगे जब बांग्लादेश में बताऊंगा कौन सी सीमा की बात कर रहा हूं, यानी जो समुद्री सीमा उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। एकदम भारत ने उसको क्या क्या स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करते हैं जी, भारत ने स्वीकार किया। अनियंत्रित क्षेत्र पर ढांचा का निर्माण हमने किया, यानी कि जो हम जिस पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं था। तो हम जैसे देख रहे हैं, जो आज एक गलवान क्लैश हुआ, जो चीन हमारे बॉर्डर पे आके बैठा हुआ है और हमारी फोर्सेस उसको होल्ड करे हुई है, उसका कारण ही क्या था? कारण ये था कि दौलत बेग ओल्डी तक, यानी कि जो सबसे ऊंचा आप देखेंगे जो एयरफील्ड है, वहां तक हम अपनी रोड डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल सब बना डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या हो, हमारी इजिली 12 महीने वहां पर क्या हो, आवाजाही होती रहे। चीन को इसी बात को लेके तो तनाव हो गया कि अगर भारत इतना तेजी से कर लेगा तो कल को कोई भी विषय आता है, मैंने कहा था स्ट्रेटेजिक स्थिति मजबूत होती है भारत की, इसी को लेकर क्लैश हुआ। चीन पहले तैयार कर चुका है, हम कर रहे थे, इसलिए आगे वो बैठ गया कि नहीं भारत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भारत को करके रहेगा। तो ये सब चीजें भारत के लिए बड़े बोली जा सकती हैं कि विदेश नीति के बारे में। अब भारत की विदेश नीति यानी भारत में पॉसिबिलिटीज क्या, संभावनाएं क्या है कि भारत की सक्रियता चारों ओर है। पहले भारत बहुत सीमित रहता था, दक्षिण एशिया, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि भारत को केवल दक्षिण एशिया तक सीमित रखे। चीन की भी कोशिश लगातार यही थी कि भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रखे। इसीलिए जैसे आप देखेंगे, अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत को सपोर्ट कर रहा है, ताकि अमेरिका चीन को एशिया में कंट्रोल कर सके, एशिया में रख सके, उसको बाउंड्री में रख सके। वही नीति चीन भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ताकि पाकिस्तान भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रख सके।
तो ये एक लेकिन भारत इन सब चीजों से बाहर निकलकर आज सक्रियता, आप देखिए G20 में क्या धमाकेदार हमारा काम चल रहा है। ये तो बड़ी बात है ना कि G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं और वहां पे सब बातें हमारी सुनी जा रही हैं और आज सारी दुनिया बोल रही है कि भारत क्या करेगा। एक ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, IMF कह रहा है ना कि भारत एक रास्ता दिखाएगा, एक प्रकाश किरण दिखाएगा, प्रकाश पुंज की तरह से है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, सबको लेकर काम कर रहा है। अफ्रीका हो, पड़ोस हो, चीन हो, मध्य पूर्व हो, यूरोप, सब जगह भारत अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर मिशन बना रहा है, ये सब। तो किसी भी देश की दोस्तों अगर विदेश नीति को सफल करना है तो आपको आवश्यक क्या है? अब ये नहीं कि आप दुनिया में पूरा ढोल पीटते रहे लेकिन आपका अंदर सिस्टम बिगड़ जाए। आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वो होते रहना चाहिए। सामाजिक समावेशन यानी कि आपका सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। ये ना हो कि समाज में टूट हो जाए, समाज बिखर जाए। जो बोलते हैं मोदी जी, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस थ्योरी पे काम करना है। लोकतंत्र में स्थिरता, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। स्मार्ट पावर प्रकृति को अब बढ़ गया कदम तो वो बढ़ाए रखना है। वर्तमान विदेश नीति का बेहतर क्रियान्वयन, जो वर्तमान में मोदी जी की यानी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट की विदेश नीति है उसका हमको क्या करना, बेटर इंप्लीमेंट करना है। अगर हम वर्तमान विदेश नीतियों की बात करें तो एक तो आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये वर्तमान सरकार की एक मुख्य पॉलिसी रही है। इसके अलावा आपका क्या प्रोजेक्ट मौसम की हम बात करें वो एक प्रमुख विदेश नीति है। सागर परियोजना ये एक प्रमुख विदेश नीति है। तो ये 3-4 प्रेजेंट गवर्नमेंट की क्या है, मेन फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें तो गुजराल डॉक्ट्रिन का ही क्या है दोस्तों, ये एक बदलाव रूप कह लीजिए या उसी का एक डेवलप रूप मान लीजिए। गुजराल सिद्धांत आई के गुजराल गवर्नमेंट के द्वारा, आई के गुजराल के द्वारा शुरू किया गया था कि हम क्या करेंगे, पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों का निर्माण करेंगे और बेहतर संबंधों का निर्माण करेंगे तो अपनी ओर से हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे पाकिस्तान और चीन को छोड़कर एक तरफा छूट देंगे। उसको कहा गया था गुजराल सिद्धांत, मतलब एक तरफा छूट दी जाएगी पाकिस्तान और चीन को छोड़कर और उनके साथ बेहतर संबंधों को निर्माण करने पर फोकस किया जाएगा। ये था गुजराल सिद्धांत, ताकि पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे संबंध बने। इसी को आगे डेवलप कर दिया गया। अच्छा, मजा आ रहा है आज की क्लास में? चलिए बहुत बढ़िया। तो मजा लीजिए बच्चों, अगर मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, मजा रहना भी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये जरूरी है, मजा है ना है लेकिन समझ में आ जाए बस। चलिए, तो गुजराल साहब ने कहा कि हम क्या करेंगे, पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस की शुरुआत करेंगे। अब बेटर रिलेशन की जब शुरुआत करने की बात गुजराल साहब बोल रहे थे, उसका कारण क्या था क्या दोस्तों कि हम पहले नाम को लेकर चले, पंचशील को लेकर चले। इसको थोड़ा जान लीजिएगा कसम में, क्योंकि वर्तमान विदेश नीति को जो जान लेंगे जरूरी ठीक रहेगा, काम प्रश्न बन सकता है। बुक कब मिलेगा? अच्छा, समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है, फिर तो बढ़िया है। तो दोनों चीज अच्छी हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। चलिए, हाँ आप बेटा कह रहे थे कोई, हाँ बुक के बारे में, बेटा बुक के बारे में क्या ना, आपको 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आपको बता दूंगा मैं, जैसे ही आप लोगों के लिए आ जाएगा तो बुक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। हाँ, टाइम कोई पता नहीं चला है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, अब हो गया, मैंने देख लिया, आपको प्रश्न भी पूछ लिया कीजिए, ये सब बातों की बजाय प्रश्न भी पूछ लिया कीजिए कुछ, है ना। और थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही मन लगा कि पढ़ते रहिए और बस आप मेंस निकालिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर इंटरव्यू में बात करूंगा मैं आप सबसे, ठीक है। बेटा मैं बता दीजिए, पीडीएफ तो जहां लेक्चर लगा होगा, लेक्चर के साथ ही आपका पीडीएफ लगा आपको मिलेगा, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया, जहां लेक्चर आपको मिलेंगे, लेक्चर के जस्ट बराबर में आपको पीडीएफ लगा मिलेगा। थोड़ा देखिएगा, कोई इश्यू आएगा तो मैनेजमेंट से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। और दूसरा आपकी किताब वाली बात मैंने आपको बताई दी, तो कम टू द फोकस। आइए,
तो मैंने कहा कि वर्तमान में जो विदेश नीति की हम बात कर रहे थे, हाँ, तो मैंने कहा जो वर्तमान विदेश नीति की हम बात करते हैं, तो वर्तमान विदेश नीति एक तो आपका गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन। इसी गुजराल डॉक्ट्रिन का दोस्तों विस्तार क्या है? इसी गुजराल डॉक्ट्रिन का जो विस्तार था, गुजराल डॉक्ट्रिन का विस्तार आपका पड़ोसी पहले की नीति, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले की नीति। ठीक है दोस्तों, तो पड़ोसी पहले की नीति। एक मिनट बच्चों, मैं और ले लेता हूं। चलिए, हाँ बेटा, हम बात करेंगे मोदी जी की विदेश नीति की। तो मोदी फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो वर्तमान में मोदी जी की, और मैंने कहा कि देखिए दोस्तों, ये आईआर की भाषा इसमें कहा जाता है नेहरू विदेश नीति, इंदिरा विदेश नीति, मोदी विदेश नीति। और ये आपको बता चुका था कि प्रधानमंत्री की भूमिका होती है विदेश नीति को बनाना, उसको मूर्त रूप देना, ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है। तो इसलिए बोल दिया जाता है मोदी विदेश नीति। हम जब मोदी जी की विदेश नीति की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख उनकी कौन सी? पड़ोसी पहले की विदेश नीति, पड़ोसी पहले की नीति। अब जो ये पड़ोसी पहले की नीति है, ये विस्तार है दोस्तों किसका? ये विस्तार है आपका गुजराल सिद्धांत का। किसका? गुजराल सिद्धांत का, गुजराल डॉक्ट्रिन का। गुजराल सिद्धांत जो आया दोस्तों, किस संदर्भ में आया, कब आया? अब जाहिर सी बात है, गुजराल साहब थे 90 के बाद आपके पीएम बने, तभी वो लेकर आएंगे गुजराल सिद्धांत को। गुजराल सिद्धांत को लाने का मकसद क्या था, मोटिव क्या था? भारत के अगेंस्ट एक ह्यूमर फैलाया जाने लगा था। और ह्यूमर क्या था? ह्यूमर यह था कि भारत जो है एक एल्डर ब्रदर की तरह काम करता है और सारे सार्क नेशंस को, यानी जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करता है। भारत ये करता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। इस प्रकार का एक भारत के अगेंस्ट ह्यूमर बना दिया गया था। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा। वजह क्या रही? जैसे 75 में सिक्किम का भारत में मिला लिया जाना, 71 में पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिया जाना, इसके बाद श्रीलंका में लिट्टे की समस्या को लेकर हम पर एलिगेशंस लगे बहुत ज्यादा, बहुत सारे मैटर को लेकर कहा कि भारत जो है एकदम से एल्डर ब्रदर की तरह काम करता है, अगर नहीं मानते तो हमको कोई ना कहीं डिस्टर्ब करता है, पूरा यानी कि दादागिरी चलाता है। तो ये सारे देश से प्रभावित हुए, प्रभावित होकर चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। अब मैंने कहा कि 90 के बाद चीजें बदली, तो बदलते हालात में क्या था? जरूरी था कि ये जो इमेज बना दी गई थी, इस इमेज को क्या करना? खत्म करना, समाप्त करना।
तो यहां पर दोस्तों ये था कि आपका जो एल्डर ब्रदर की जगह हम यंगर ब्रदर की तरह आने लगे। तो उस संदर्भ में उन्होंने गुजराल सिद्धांत को किसने क्या प्रारंभ किया कि गुजराल सिद्धांत क्या था कि पड़ोसियों के साथ पहल, और पहल भी क्या होगा, एक तरफा छूट। एक तरफा छूट किसको, पाकिस्तान और चीन को छोड़कर, यानी कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ हम पहल करेंगे, एक तरफा छूट देंगे ताकि उनसे क्या हो, हमारे बेटर रिलेशंस बने। बेटर रिलेशन बनाने के लिए किया गया। पंचशील जो सिद्धांत थे उनको मान लीजिए, उन्हीं को कह लीजिए कि उनका रिवाइज करके आप लोग जो सिद्धांत रखा कि उन्हीं का क्या है, एक रिवीजन रूप हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। उन्होंने इसको प्रारंभ किया। इसका बहुत लाभ भी हुआ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इस पॉलिसी को थोड़ा सा छोड़ दिया गया कि ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, पूरी दुनिया से भी इंटरेक्शन करेंगे, पड़ोसी के साथ में रहेंगे। लेकिन यहां पर फिर जब आपके 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उन्होंने पड़ोसी पहले की नीति पर फोकस किया। क्यों किया, ये आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। जब पड़ोसियों से शुरुआत करेंगे तो कहा जाता है कि किसी भी देश की विदेश नीति को अगर आपको जांचना है कि उसकी विदेश नीति कितनी अच्छी है, कितनी सक्षम है, कितनी मजबूत है, कितनी ताकत, कितनी दमदार है, तो आप एक चीज से जान लीजिए। और वो किससे जान लीजिए, जान लीजिए कि पड़ोसियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। अगर किसी देश के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं तो आप मान लीजिए उस देश की विदेश नीति क्या है, बहुत ही बेहतरीन विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन विदेश नीति है। अगर पड़ोसियों के साथ आपके बेटर संबंध नहीं है तो मान लीजिए भैया आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है। क्या, क्योंकि चाणक्य के नाम सुना होगा आपने। चाणक्य कहा करते थे कि जो आपका पड़ोसी होता है वो स्वाभाविक आपका शत्रु होता है, मतलब नेचुरली आपका एनिमी होगा। तो विदेश नीति का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, उस स्वाभाविक शत्रु को स्वाभाविक मित्र बनाना। मतलब जो नेचुरल आपका एनिमी है उसको आपका नेचुरल अलाई बना। दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा क्या होता है बेटा, चुनौती होती है, चैलेंज होता है कि पड़ोसियों को आपका क्या बनाया जाए, मित्र बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए। यह सबसे बड़ी चुनौती। कौन बोल रहा है, चाणक्य बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पड़ोसी। अब क्यों भाई, देखिए क्या होता है दोस्तों, ये भी आप थोड़ा सा जानिए क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं कि भाई ये बात क्यों बड़ी बात है, कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं कि पड़ोसी पहले क्यों। देखो बेटा क्या होता है, हर देश की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। कोई चाहता है हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे भूटान कहता हमको विकास करना ही नहीं है, जब जैसे हैं वैसे बढ़िया है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, क्या मजा अमीरी में। वो कहता है फकीरी में मजा है, हमें क्या जरूरत है अमीरी की। वो कहता है GHI ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स, वी आर द हैप्पी। हम अमीर बनेंगे, विकास करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, दुनिया भर की चीजें कोलोल होगा, मानसिक शांति बिगड़ेगी, भौतिकवाद से दूर रहना है, आध्यात्मिकता में रहना है। वो खुश हैं, दे आर द हैप्पी। उनकी महत्वाकांक्षा ही नहीं है, क्या भारत हमारा 200 संभाल लेगा, बात खत्म। वो इतने में खुश है। भूटान तो महत्वाकांक्षा ही नहीं है। पाकिस्तान से पूछो तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है, तो पाकिस्तान की एक ही महत्वाकांक्षा है, कश्मीर। उसे एक ही चीज चाहिए, कश्मीर। चीन की महत्वाकांक्षा क्या है, पूरे विश्व के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना। भारत की महत्वाकांक्षाएं क्या है, भारत की महत्वाकांक्षा है कि मुझे विश्वगुरु बनना है, दुनिया को दिशा देनी है। तो हर एक तो कई बार ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि पड़ोसी को आपकी जरूरत हो सकता है आपको ही पड़ोसियों की जरूरत हो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि पड़ोसी गिव एंड टेक का रिलेशन होगा, पड़ोसी की ज्यादा उम्मीदें ही नहीं है, महत्वाकांक्षा ही नहीं है। नेपाल बफर स्टेट है, कहां दुनिया में कुछ आने की बात करेगा। नेपाल को इतनी चिंता है कि भाई कैसे भी करके मेरी संप्रभुता बनी रहे, कल को भारत चीन एक ना हो जाए और मेरे को टुकड़ों में बांट डालें कि पहाड़ी क्षेत्र चीन के मैं ले लेता हूं और जो मैदानी क्षेत्र है मधेशी बेल्ट आप ले लो। चीन को इस बात की चिंता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना कर लिया जाए वो नेपाल को। तो हर एक की अपनी अपनी बेटा आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं।
हम अपनी बात देखेंगे कि हमें ज्यादा जरूरत है या उन्हें ज्यादा जरूरत है। मैं ये कहूंगा हमें ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत चाहता है विश्व में विश्व गुरु बनना। भारत चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप यानी कि वीटो पावर चाहता है। और अगर हमारे पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस में होते हैं, तनाव होते हैं, तो विश्व को हम ये बात समझा नहीं पाएंगे कि भैया हम सक्षम हैं किसके लिए? वीटो पावर के लिए। आप देखिए जितने वीटो पावर वाले कंट्री, चीन को अलावा, अमेरिका का क्या बहुत बड़ा तनाव है पड़ोसियों के साथ। ब्रिटेन का तनाव बहुत ज्यादा तनाव है पड़ोसियों के साथ। फ्रांस का तनाव है क्या? रशिया का तनाव ज्यादा है क्या? ठीक, आपकी बात अलग है, यूएसआर तो पहले वही था, बाद में तो रशिया हुआ है, तो रशिया के साथ तनाव है, लेकिन पहले तो नहीं था। तो पड़ोसियों के साथ हमारे बेटर रिलेशंस होने ही होने चाहिए, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। तो हमें इंतजार नहीं करना कि वो आएंगे, हमें खुद जाके करना पड़ेगा ताकि हमसे अच्छे संबंध बने। और अगर हम नहीं करते हैं, और ये देश आसपास में कितने सारे गरीब देश हैं, राजनीतिक रूप से अस्थिरताएं हैं, और हमने अगर इनकी मदद नहीं की, इनसे दोस्ती नहीं की, तो वैक्यूम जनरेट होगा। उस वैक्यूम को पाटने का प्रयास कौन करेगा? चीन करेगा। वो हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा, एक खतरा हो जाएगा, एक डेंजर हो जाएगा। तो जरूरी है हमें क्या करना होगा? पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। तो हमारी मजबूरी है, पड़ोसी की बात समझना है, हमारी मजबूरी है। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है कि भारत जरूरत से ज्यादा पड़ोसियों को वैल्यू देता है। बांग्लादेश को जमीन दे दी, ज्यादा जमीन दे दी, समुद्र का एरिया भी बांग्लादेश को ज्यादा दे दिया। चीन को, श्रीलंका को हमने क्या दे दिया? कच्चा तीवो आइलैंड दे दिया। हर जगह हम लोग समर्पित भाव से रहते हैं। भूटान को हमने जमीन दी, हमने पाकिस्तान को दी। आपने पढ़ा होगा, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आप बेरूबारी लैंड का मामला पढ़ते होंगे। बेरूबारी एक बात है, प्रेम्बल में आता है, प्रेम्बल के समय बेरूबारी केस में भारतीय, तो बेरूबारी पाकिस्तान संबंधित था। हमने पाकिस्तान को बेरूबारी क्षेत्र दिया 1960s में। कि भारत जरूरत से ज्यादा पड़ोसियों के प्रति क्या रहता है? लिबरल रहता है, अपना नुकसान कर भी दोस्ती करने में उतार रहता है। लेकिन वो क्या जाने कि हमारी सोच कहां पर है, हम कहां लेके चल रहे हैं, क्या देख के चल रहे हैं। चलिए, कुल मिला के तो पड़ोसियों को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पड़ोस शांत नहीं होगा, कहा जाता है कि जब तक आपकी पेरिफेरी यानी कि आपकी जो परिधि है, किसकी? आपके सीमाओं की जो पेरिफेरी है, जब तक वो शांत नहीं होगी, तब तक आप विकास भी नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी आपका नहीं होगा, और आप सुरक्षित भी नहीं रह सकते। भाई, दुनिया में कभी भी अगर भारत में कोई भी डिस्टर्बेंस होना है, तो डिस्टर्बेंस नहीं, वीडियो तो नहीं रुका बेटा। हाँ, सही बात है, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही बात है, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब सोचिए, आप आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को जो सबसे बड़ा थ्रेट्स क्या है? क्या है इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम? भाई, हमारे यहाँ के कुछ लोग, चाहे वो नक्सली हो चाहे माओइस्ट हो, मतलब आपके जो पूर्वोत्तर के जो आपके उग्रवादी हैं, किसके कहां के लोग हैं? उनकी नागरिकता किसकी है? भारत की नागरिकता है, यानी कि हमारे घर के हमारे लोग हैं, किसी वजह से नाराज हैं। जैसे घर का कोई छोटा भाई, मान लो मैं बड़ा भाई हूं, तो मेरे घर का मेरा छोटा भाई मुझसे नाराज है, मैं इसको समझा लूंगा, मना लूंगा, नहीं मानेगा 2-4 लगा भी दूंगा, फिर भी मना लूंगा, अधिकार है मुझे मनाने का, मारने का, पीटने का। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब उसको पड़ोसी क्या करते हैं? उकसा देते हैं, भड़का देते हैं। हाँ कि ना, कि ये तेरा भाई नहीं है, सगा भाई नहीं, सगा तो करता है। तो वो घर से अलग होने के बाद पार्टीशन की बात करेंगे, पार्टीशन करेंगे हम। तो यही तो होता है। हमारा नक्सली हाथ में 47 लेके घूम रहा है, LMG लेके घूम रहा है, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहा है, हैंड ग्रेनेड लेके घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी तो दे नहीं रही होगी, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस तो दे नहीं रही होगी। लो भैया 47 लो, लड़ो हमसे, हम लड़ना चाहते हैं यार, हमें शौक है लड़ने का। ऐसा तो होगा नहीं। कहां से आ रहे होंगे वेपन उनके पास में लड़ने के लिए? जैसे बात पड़ोस से आ रहे होंगे। अमेरिका, भाई अगर अमेरिका को भारत में डिस्टर्बेंस कराना, तो घुसना तो पाकिस्तान के थ्रू पड़ेगा ना, घुसना तो चीन के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, श्रीलंका ही से आना पड़ेगा, पड़ोस से आना पड़ेगा।
ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर से कर देंगे काम को, हम भी गिरा देंगे, उनको पता चल जाएगा ऊपर से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घुसपैठ होगी। उनको अगर यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी भागना है, कहीं पर घुसपैठ करनी है, मान लो फोर्स काम करती है, तो म्यांमार भागेंगे, भूटान भागेंगे, नेपाल भागेंगे, वही भागेंगे, वही उनके शरण स्थली बनती है, म्यांमार पहले बनती थी, हाँ कि ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी जब तक मजबूत नहीं होगी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भारत जितना अपने विकास में खर्च करता है तो 40% भारत को अपने इंटरनल सिक्योरिटी पर खर्च करना पड़ता है। और अगर हमारे पड़ोसी सब शांत हो जाए और इंटरनल सिक्योरिटी हमारी सपोर्ट करें, किसी प्रकार के हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर दें, टेररिज्म बंद कर दें, अगर पाकिस्तान टेररिज्म सपोर्ट करना बंद कर दें तो कितना पैसा हमारा बचेगा? वो सारा पैसा किस पर लगेगा? रोड में लगेगा, वो सारा पैसा किस में लगेगा? फ्लाईओवर्स में लगेगा, वो एयरपोर्ट में लगेगा, रेलवे में लगेगा, सब जगह लगेगा, हाँ कि ना। तो जरूरी क्या है? एक पेरिफेरी सुरक्षा के लिए भी और विकास के लिए भी। और वो कहां से होगा दोस्तों? आपका पड़ोसियों से होगा। और देखिए, मैंने कहा दूसरा आपको विकास के लिए बात करें, भाई आपको अगर दुनिया के साथ इंटरेक्शन करना है तो आप वाया नेबर से ही तो जाएंगे नहीं निकलकर। और मैं कहता हूं कि पड़ोस का बाजार छोड़कर आप दुनिया के बाजार में जा रहे हैं। अरे पड़ोस का बाजार बहुत बड़ा है, भूटान का बाजार बहुत बड़ा है, नेपाल का बहुत बड़ा बाजार है, बांग्लादेश का बाजार बहुत बड़ा है, श्रीलंका का बाजार बहुत बड़ा है। इन देशों बाजार में हमको बेचना है। हमें जरूरत है साफ्टा बने, हम यहां पर साफ्टा लागू हो, बिमस्टेक लागू हो, क्लियर। तो जरूरी है पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस को क्या करना, बनाना। तो इस पर गुजराल साहब ने भी फोकस किया, मोदी जी ने फोकस किया। आप देखें तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो इन्होंने पड़ोसी पहले की नीति में 3 बातों को शामिल किया। पहला, मिनी सार्क समिट, मिनी सार्क समिट। दूसरा, सार्क सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट। और तीसरा, आर्थिक तकनीक सहायता कार्यक्रम। मिनी सार्क समिट यानी कि अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सार्क कब बना? एक सार्क संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर बनाया था। 1985 में, 1985 में बना था। बने हुए तकरीबन 38 साल हो गए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये 18 बार इनकी मीटिंग हो पाई है। वजह रही मेनली भारत और पाकिस्तान के आपस में प्रतिद्वंदिता। वजह क्या रही? आप क्या, भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सार्क के देशों से हम बैठ के बात भी नहीं करेंगे। सार्क की समिट नहीं होगी तो मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, और जब तक बातें नहीं होंगी तो कैसे मामला सुलझेगा? भाई कुछ भी मान लो आपके मन में मन मुटाव है, मेरे मन में मन मुटाव है, तो मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। कुछ तुम अपनी बताओगे भाई मैं नाराज क्यों हूं, कुछ मैं अपनी बताऊंगा कि मैं नाराज क्यों हूं, तभी तो मैटर सुलझेगा। नहीं तो मुंह फुला के बैठे रहेंगे, तुम भी फुलाए रखो, मैं भी फुलाए रखूं, दोस्ती थोड़ी ना हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंडशिप नहीं होगी बच्चों। तो फ्रेंडशिप करने के लिए क्या करना होगा? कुछ तुम बोलो, कुछ मैं बोलूं, तो मिल बैठ के बात करेंगे। अब क्या था कि सार्क समिट जब जो देश मिलकर बैठकर साल में बैठ भी नहीं सकते, वो दोस्ती कैसे अच्छी कर लेंगे? तो यहां पे सरकार का कहना यह है कि हम क्या करेंगे, मिनी सार्क समिट करेंगे। मतलब हम देखिए 2-2 देशों के साथ बैठ के बात करेंगे। हम छोड़ दीजिए कि ये सब 7-8 देश बैठकर बात करें, नहीं बैठे तो क्या करें? सार्क को लेकर ढोके चलते रहे, जब कोई चलने चाहे छोड़ दो उसको। हम क्या करेंगे, नेपाल से इंडिविजुअली बात करेंगे, द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे, हम भूटान से बात करेंगे, हम श्रीलंका से बात करेंगे, हो सकता है नेपाल भूटान को दोनों को एक साथ बिठा के बात करेंगे। तो हम छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, हम लोग बायलैटरल डायलॉग्स करेंगे, द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे। तो उसको कहा गया मिनी सार्क समिट। दूसरा दोस्तों, उसके बाद हम देखें सेकंड, सार्क सैटेलाइट। अभी एक सार्क सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया गया, जो सभी सार्क नेशंस को क्या करेगा, मौसम की तमाम तरह की कम्युनिकेशन की जानकारी देगा, जो आपका भारत के ही सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसमें भारत ने ही पूरा बड़ा भूमिका निभाई। और भारत के द्वारा ही, हालांकि पैसा सभी का लगा है, लेकिन भारत में ज्यादा फंडेड लगे हैं, लेकिन जानकारी सबके लिए दे रहा है, ये भारत ने शुरुआत की। इसके अलावा आर्थिक और तकनीकी सहायता, ये क्या है दोस्तों, अगर हमारे पड़ोस में कभी भी कोई आवश्यकता होगी तो भारत पहला देश होगा जो सबसे ज्यादा मदद करेगा। आप किसी को देख लीजिए,
श्रीलंका में पूरा क्राइसिस आया, भारत ने दबा के जितना हो सकता था, भारत ने करीब 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक के वहां पर क्या किया, फंड्स को भेजा, भारत ने भेजा। पाकिस्तान छोड़ दिए, चीन ने नहीं भेजा, हमने भेजा। उसके बाद जब किसी भी तरह की समस्या आती है, मालदीव में पानी का क्राइसिस क्रिएट, सुबह से फोन आया कि भैया ब्रश करने के लिए पानी नहीं बचा है मालदीव के अंदर। हमने कहा टेंशन मत लीजिए, हेलीकॉप्टर रवाना किए, पानी के जहाज रवाना किए मालदीव, पानी वहां पहुंचाया तत्काल। किसी भी देश में, नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा कि हम मदद करेंगे, हम सहायता करेंगे। ये आर्थिक सहायता, हर तरीके से सहायता। अफगानिस्तान में आप देखिए कितना पैसा हम लोग लगा रहे हैं, दबा के पैसा हमने वहां पे अफगानिस्तान में लगाया, कई बिलियंस लगाए। हालांकि तालिबान के आने के बाद कहा गया कि भारत का सारे इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा, लेकिन हमने उसका तनाव नहीं लिया, हम फिर भी मदद करेंगे, हमने फिर भी संबंध अच्छे रखे। क्या मैं पॉइंट। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका तकनीकी सहायता। भारत ये कहता है कि भाई भारत के पास जो भी टेक्नोलॉजी है और इन देशों को अगर तकनीकी किसी भी आवश्यकता होगी तो भारत बगैर शर्त लगाए देगा। मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूं भाई, जैसे हम लोग बात करें सैटेलाइट लॉन्च करने में, आज हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है भैया, सस्ता भी है और एक्यूरेसी भी, हर चीज में। इसरो की हम बात करते हैं अगर स्पेस प्रोग्राम के बारे में, एक्यूरेसी है ना, वो क्या कहते होगा, चीप है ना, कई मामलों में हम अच्छे हैं। हमने कहा कि हम क्या करेंगे, अगर ब्रिटेन हमसे कहता है हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तो उसमें अगर कॉस्टिंग आए 60 रुपीज, तो हम उससे 40-50 रुपए कमाएंगे, ऊपर से हम कहेंगे 100 रुपए में होगा। मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन भूटान कहेगा कि भैया हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो, उसकी कॉस्टिंग आ रही 60 रुपीज, तो हम 60 लेंगे, 100 नहीं लेंगे। तो इससे क्या हो गया कि जो हमारे नेबर कंट्री है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं G20 की समिट में भारत की उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत ने बांग्लादेश को भी कहा कि आप भी आकर बैठना। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को दिखा दिया कि देखो तुम भी व्यापार करना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो। बांग्लादेश लगातार आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया उसने कई आंकड़ों में। तो बांग्लादेश को आओ तुम भी बैठो, बात करो। तो हम क्या दिखाते हैं कि हमारी तरक्की हम तुम्हारी तरक्की लेके चलेंगे। ये तो हमारी नेचर है दोस्तों। हमें कोई खुशी होती है, आपका सिलेक्शन होगा तो आप मिठाई बांटोगे ना, मुझे भी खिलाओगे और टीचर्स को भी खिलाओगे, आप अपने पड़ोस में खिलाओगे, सब जगह खिलाओगे। हम तो होता है कि खुशी होती है, सेलिब्रेशन करते हैं, खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं। हम फेस्टिवल में ऐसा करते हैं, दिवाली अभी गई तो दिवाली में हम लोग ऐसे ही तो कर रहे थे, खुद भी मिठाई खाते हैं, सबको खिलाते हैं, बांटते हैं, घूमते फिरते हैं, यानी कि हमारी नेचर है, दैट इज आवर नेचर। तो वही नेचर हमारी भारत की तरक्की में पड़ोसी को अपना हम लेके चलेंगे। तो ये बेटा पड़ोसी पहले की नीति, तो एक अच्छी नीति, अच्छी पॉलिसी है। इसका परिणाम भी हमको मिल रहा है। परिणाम क्या मिल रहा है कि अगर आप सभी पड़ोसियों को देखें तो भूटान की हम बात करें, मालदीव के साथ बात करें, अच्छे संबंध है, हाँ कि ना, बहुत अच्छे संबंध है। यामीन गवर्नमेंट से जब मालदीव में संबंध खराब हो गए थे, लेकिन वर्तमान देखिए कितने अच्छे संबंध है मालदीव गवर्नमेंट के साथ में। हमारे कहने से पहले मालदीव कहता है नहीं भारत ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी मैटर में आप देख लीजिए। पाकिस्तान जाके पूरा हल्ला करता है, आप जानते होंगे OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ना, आपने सुना होगा, OIC है। उसमें जाके क्या पूरा मालदीव क्या करता है, इंडिया के फेवर में बोलता है, कहता है पाकिस्तान तो बेकार की बात करता रहता है, इसको पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोलता है ये। मालदीव हमारे फेवर जाके बात करता है, हमारे लिए बोलता है। श्रीलंका के साथ हम संबंध अच्छे नहीं कह सकते तो बुरे भी नहीं कह सकते, यही बात बांग्लादेश के साथ है कि अच्छे नहीं है तो बुरे भी नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा हम कह सकते हैं भाई पाकिस्तान तो खैर चिरपड़ी चीज है, नेपाल के साथ थोड़ा हमारा संघर्ष है, तनाव है, लेकिन वो संघर्ष और तनाव चाहे वो नेपाल के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, एक तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, उनकी आंतरिक राजनीति के कारण संबंध खराब है। ओली की वजह से, ओली चाहते हैं कि मैं पावर में रहूं, कम्युनिस्ट पार्टी में दबदबा रहे, चीन मेरे को सपोर्ट कर दे, तो भारत के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा है, भारत के अगेंस्ट बोल रहा है कि भैया भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, राम यहां पर पैदा हुए थे, मतलब कुछ भी बोल रहे थे ओली। तो इंटरनल पॉलिटिक्स सबसे बड़ा रीजन है इंटरनल। और यही बात कहां पर, पाकिस्तान में। एक मूवी मुझे हमेशा याद आती है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, मूवी का नाम था गदर। सनी देओल जी का नाम सुना ही होगा, मूवी थी गदर। तो उसमें कुछ किस्सा ऐसा आता है ना कि मस्जिद में कि तुम इस्लाम कबूल करो, वो कहता मुझे कबूल है, सब कुछ बात को इशू हो गए, तो क्या आप ये बोलो कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तभी पता चलेगा तुम सच्चे मुसलमान हो। ये कौन सी बात हुई भाई? गेट माय पॉइंट। तो पाकिस्तान की फितरत में है भारत का विरोध करना।
कुछ भी सोच के विरोध करना, कैसे विरोध करना? वहां पर सच्चा पाकिस्तानी कौन, सरकार में कौन अच्छा पाकिस्तानी आएगा? जो भारत का विरोध करेगा। जो भारत का विरोध करेगा वही अच्छा क्या है, पाकिस्तानी सरकार में आएगा। मतलब ये एक नेचर बना रखी है यहाँ पर उन्होंने। तो जिनका नेचर में ही है कि हम विरोध करेंगे तो जो हमारा वजूद है, तो उसको कैसे, इंटरनल पॉलिटिक्स। यही बात नेपाल के साथ, यही पाकिस्तान। तो एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ा मैटर करती है, और दूसरा कुछ स्ट्रक्चरल हम बात करें तो कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं, जैसे हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें, बॉर्डर इश्यूज की बात करें, वो इश्यूज है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो टेक्निकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनती है, वो प्रॉब्लम बनता है सुपर पावर का इन्वॉल्वमेंट। नेपाल का इतनी हिम्मत है कि बोल जाए फालतू की बातें, लेकिन बोलता है क्यों? उसको चीन का सपोर्ट है, चीन उकसाता है, चीन करवाता है। पाकिस्तान की हिम्मत कुछ पहले अमेरिका करवाता था, अब चीन करवाता है, भारत के विरोध में बुलवाता है। अब वो खुद ही नहीं बोल पा रहा है, इसमें उतना दमदम भी ना कि चीन भी कुछ कर पाए। तो ये सिचुएशन बड़ी डेंजर तब बनती है, बड़ी क्रिटिकल तब बनती है, कष्टकारी तब बनती है जब यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी सुपर पावर का। लेकिन कुल मिला के हम कहेंगे, आप देखिए म्यांमार, यही वो म्यांमार था जिसने अपना सगाइंग एरिया, म्यांमार में एक छोटा सा उसका प्रोविंस है, प्रांत है सगाइंग म्यांमार का, जैसा उसका अपने ऐसे उसको सगाएंगे, उसने फ्री किया हुआ था जुंटा गवर्नमेंट के समय में कि जो भी आपके भारत के माओइस्ट हैं, जो उग्रवादी हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो भारत में आपका क्या करें लड़ रहे हैं, वो जब चाहे म्यांमार में आके मैंने कैंपिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भारत ने म्यांमार से अच्छे संबंध बनाने शुरू किए तो म्यांमार ने सारे कैंप बंद कर दिए, नहीं यहाँ पे कोई नहीं घुसपैठ करेगा। इवन जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अगर आपने मूवी देखी होगी, मूवी आई थी ना बेटा, उरी अटैक के ऊपर एक मूवी आई थी, मैं नाम भूल गया, उरी थी शायद मूवी का नाम। तो उसमें पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया गया था, पहले एक अटैक हुआ था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले म्यांमार में उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो उसमें म्यांमार गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था कि हाँ भैया यहाँ पर बैठे मार जाओ। और किनको मारा था? नागा खापलांग ग्रुप को। NSCN-K जो एक ग्रुप है वहां पर, उसके दो पार्ट है NSCN-K, एक तो है IM इसाक मुइवा, वो सरेंडर कर चुका है भारत सरकार के सामने 2015 में, लेकिन जो खापलांग ग्रुप सरेंडर नहीं किया है, वो आज तक लड़ रहा है। तो उस पर दो बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, और यहां तक कि जब पुलवामा अटैक के बाद तो ये तक हुआ कि म्यांमार की आर्मी जो चीफ है वो भारत आए, वो बोले कि हमने साहब जितने भी खापलांग ग्रुप के कैंप थे, हमने खुद ही वहां पर क्या किया, उनके ऑफिसों में जा जाके ताले मारे हैं, उनको सब खदेड़ दिया है। आप निश्चिंत रहिए कि म्यांमार की जमीन का प्रयोग किसी भी तरीके से भारत के अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये म्यांमार से अच्छे संबंधों का तो परिणाम था, और आज इसी वजह से हम लोग लेके भी चल रहे हैं। आप देखिए म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, कूप हुआ, तो भारत की बहुत ही क्या हुआ, सीमित सी, बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया आई। भारत की प्रतिक्रिया बहुत अग्रेसिव करने वाली नहीं थी, बहुत ही सीमित सी। काम लोकतंत्र में चाहते हैं, लेकिन वर्तमान घटनाओं पर हम नजर रख रहे हैं। तो आज हम जुंटा गवर्नमेंट से भी अच्छे संबंध हमारे हैं, और आंग सांग सू की गवर्नमेंट से अच्छे संबंध थे, इसका परिणाम है। तो ये पड़ोसी पहले की नीति का ही परिणाम है। हाँ बिल्कुल भाई। दोस्तों इसके बाद अगली पॉलिसी आपकी पड़ोसी पहले की नीति के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आपने सुना ही होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है बच्चों, वो आपका लुक ईस्ट पॉलिसी को ही क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, इसको ही चेंज किया गया है। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिंह राव के द्वारा, नरसिंह राव हमारे जो पीएम थे, उनके द्वारा 91 में शुरू की गई। इन्होंने क्या कहा कि हम आसियान जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो आसियान कंट्री है, उनके साथ क्या करेंगे, बेटर रिलेशंस को बनाएंगे। यानी कि केवल आर्थिक संबंधों पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आर्थिक संबंधों पर फोकस करने की बात उन्होंने बोली थी। क्लियर? आसियान देशों के साथ, आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन आर्थिक संबंधों पर। लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो कहती है कि नहीं भैया, हम केवल आर्थिक संबंध ही नहीं बनाएंगे आसियान देशों के साथ, बल्कि आसियान देशों के साथ साथ और भी जो आपके ईस्ट के कंट्री हैं, चाहे उसमें आपका जापान हो, जो भी कंट्रीज हैं, उन सब के साथ हम आर्थिक संबंधों के साथ साथ
अपने सामरिक संबंधों का भी क्या करेंगे, विकास करेंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का भी क्या करेंगे, विकास करेंगे। अब उसी क्रम में आप देखें, जैसे हमने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की बात की, जैसे हमने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की बात की, आप जानते ही होंगे कि फिलीपींस को तो हम ब्रह्मोस देने भी वाले हैं, और यही बात वियतनाम के साथ चल रही है। हर तरीके से हम क्या करें, बेटर रिलेशंस को डेवलप कर रहे हैं, चाहे कनेक्टिविटी को लेकर हम लोग इनसे अच्छे संबंध बना रहे हैं, तो हर तरीके से, यानी कि आर्थिक के साथ सामरिक संबंध। सिंपल से ध्यान रखना, लुक ईस्ट में और लुक ईस्ट पॉलिसी में और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अंतर क्या आया कि लुक ईस्ट पॉलिसी में आसियान तक सीमित थे और इकोनॉमिकल रिलेशंस तक सीमित थे। एक्ट ईस्ट में क्या हुआ कि आसियान के साथ और देशों को भी जोड़ा गया, इवन जो आपके पैसिफिक आइलैंड को आइलैंड वाले कंट्रीज हैं, यानी कि आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा जो 14 कंट्री हैं, वहां तक का विस्तार आप देखेंगे, उसको भी लुक ईस्ट का विस्तार बोला गया। जरूरत क्यों थी लुक ईस्ट की? एक तो अपने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जरूरत थी, दूसरा बेटर कनेक्टिविटीज के लिए जरूरत थी, चीन को काउंटर करने के लिए जरूरत थी, नए व्यापारिक साझेदार के लिए जरूरत थी। है ना, भारत अगर दुनिया में अपना दबदबा बनाता है तो उसको ईस्ट के देशों को इनका सपोर्ट की जरूरत थी। इन देशों में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था जो है वो आपका ब्लू इकोनॉमी पर डिपेंडेंट करती है, ब्लू इकोनॉमी पर निर्भर करती है। नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था का मतलब है नहीं कि जो समुद्री जो भी आपके संसाधन होते हैं, समुद्री जो भी चीजें होती हैं, उनसे जो डेवलप होती है उसको कहा जाता है नीली अर्थव्यवस्था। तो भारत इन देशों से वो नीली अर्थव्यवस्था सीख सकता है। तो कई कारणों से भारत के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, अब नॉर्थ ईस्ट की भी अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, देखिए नॉर्थ ईस्ट भारत का एक तरीके से लैंडलॉक हो जाता है। भारत से केवल क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मिलता है। 1947 में बंटवारे के साथ ही नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, एक लैंडलॉक हो गया। पहले लैंडलॉक नहीं था। अब नॉर्थ ईस्ट का पूरी कनेक्टिविटी किससे थी? पहले जो हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल फिर पाकिस्तान हो गया, नहीं तो वहां से इजीली बंगाल की खाड़ी से नॉर्थ ईस्ट का व्यापार चलता था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, पाकिस्तान बना, तो बांग्लादेश वो पूर्वी पाकिस्तान गया, पूर्वी पाकिस्तान जाते ही हमारा नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अकेला रह गया, एक सीमित सा हो गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ गया केवल। अब आप सोचिए कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, अगरतला के किसी व्यक्ति को अगर कलकत्ता आना है तो उसको 1600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसे वो कनेक्टिविटी जो पहले थी वो 350 किलोमीटर थी, बांग्लादेश के थ्रू बीच में से जाकर। पहले दूरियां थी नहीं, कोई दिक्कत थी नहीं। कब? बिफोर द पार्टीशन। लेकिन पार्टीशन होते ही सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हुई? नॉर्थ ईस्ट में हुई, कनेक्टिविटी को लेकर, कैसे कनेक्ट हो। तो अब नॉर्थ ईस्ट से क्या हुआ, जब कनेक्टिविटी हमसे टूट गई, काफी कम हो गई, तो वहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा हुआ, विकास पीछे रह गया, पिछड़ापन रह गया। उसकी वजह से वहां पर इंसर्जेंसी डेवलप हुई। तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जरूरी, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कई सारी चीजें जोड़ी हैं। एक तो हम ढाका से हाईवे ले जाने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं ढाका से, ट्रेन से भी, रोड से भी। फिर कालाधार मल्टी ट्रांजिट रूट सुना होगा आपने कि हम कलकत्ते से बाय द ओशन जाते हैं, कहां पर? सिद्धवे पोर्ट, म्यांमार के, और म्यांमार के सिद्धवे पोर्ट से कहां पर जा रहे हैं? आप सुना होगा ना बेटा कि ये इंडिया के यहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता से हम गए यहाँ पर म्यांमार के सिद्धवे पोर्ट, सिद्धवे पोर्ट से जो कालाधार रिवर उससे हम लोग गए, और फिर बाय रोड हम लोग भारत के अंदर लेकर आ गए। इसको कहा गया मल्टी ट्रांजिट रूट। मतलब मल्टी यानी कि एक रूट से नहीं, 3 चीजों से, बाय ओशन, बाय रिवर, बाय रोड। ट्रांजिट यानी कि इसमें केवल व्यापार होता है, ट्रांजिट रूट यानी कि इसमें व्यापार होता है। ट्रांजिट रूट में शुरू किया। इसी के साथ हम अगला क्या कर रहे हैं, हमने म्यांमार तक तो रोड बना दी है, यहां से भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर म्यांमार तक रोड बन गई है। आगे हम इसको क्या कर रहे हैं, वियतनाम तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, सीधा हम लोग काम यहां से बैठेंगे, भारत से बैठेंगे, नॉर्थ ईस्ट से बैठेंगे, और सीधी हमारी गाड़ी जाके गिरेगी कहां पर? आपका दक्षिण चीन सागर में। ये हम प्रयास कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सब हमने किया। तो ये सब इसी की वजह से, नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट की वजह से हो रहा है। लोकेशन भी चल रहा था, लेकिन एक्ट ईस्ट में और ज्यादा इसको तीव्र कर दिया गया है। वियतनाम के साथ ऑयल रिफाइनिंग हम लोग कर रहे हैं। चीन लगातार कहता है कि भाई आप वियतनाम का तेल क्यों निकाल रहे हैं? हम कहते हैं निकालेंगे। वियतनाम ने हमसे कहा कि भाई आप भी एक संप्रभु सॉवरेन कंट्री, हम भी एक सॉवरेन कंट्री हैं, ऑयल रिफाइनिंग में हमें मदद कीजिए, हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने आज जाना पूरा भारत की विदेश नीति को, मोदी जी की विदेश नीति के जो मेन बातें उन्होंने जाना। कोई एक दो और रह गई होगी तो आप बता दीजिएगा,
नहीं तो कल हम लोग पड़ोसी देशों करेंगे। पड़ोसियों में कल हम लोग पहले पूरा पड़ोसी दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ एक मोटा मोटा रिलेशंस को देख लेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख के, और फिर हम लोग बायलिटरल रिलेशंस पे आ जाएंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान बायलिटरल रिलेशंस पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, और कोई भी इश्यू आप बताइएगा जैसे वो फिर आगे करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।